आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने बाल प्रहरी के आज के 500वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जिसमें हमने सोची रखी है बाल प्रहरी और बाल साहित्य विषय पर। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं हमारे बीच डॉक्टर दिव्य रमेश साहब। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आपने इस कार्यक्रम के लिए हमको समय दिया। मैं आपका विशेष रूप से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका स्नेह हमारे इस कार्यक्रम को मिलेगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं। और आप दिल्ली विश्वविद्यालय से के प्रोफेसर रहे हैं, विभागाध्यक्ष रहे हैं और मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप एक बाल साहित्यकार बतौर एक प्रसिद्ध कवि बतौर अनुवाद में भी आपका महत्वपूर्ण काम रहा है। राष्ट्रीय पर एक चिंतक के रूप में भी आप जानते हैं। तो मैं आपको आज प्रणाम करता हूं। आपकी 80 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और आपके बाल साहित्य की 45 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। देश विदेश के स्कूली पाठ्यक्रमों में, कॉलेज के पाठ्यक्रमों में भी आपकी रचनाएं लगी हुई हैं। सन 1918 में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य सम्मान आपको मिला है। एनसीईआरटी का राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का बाल भारती पुरस्कार सहित कई पुरस्कार आपको मिले हैं। और मैं विदेशों में भी आपका शिक्षण कार्य रहा है और आपका बाल साहित्य में अब राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान है। तो आज आपने इस कार्यक्रम के अध्यक्ष बतौर हमको समय दिया है। मैं आपका स्वागत हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हैं हमारे मुख्य अतिथि बतौर हमारे दाजू उत्तराखंड के, उनको दाजू करके हूँ, विज्ञान लेखक के रूप में आप जाने जाते हैं। और श्री देवेंद्र मेवाड़ी साहब, जिनका 55 वर्षों से विज्ञान लेखन में महत्वपूर्ण है। आपकी 30 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। 100 से भी अधिक आपके आलेख प्रकाशित हुए हैं। लगभग आप स्थान स्थान पर जाके बच्चों को कहानी सुनाते हैं। लगभग 1 लाख बच्चों को आप कहानी सुना चुके हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे राष्ट्रीय बाल साहित्य संगोष्ठी अल्मोड़ा में भी कई बार आए हैं। और यहाँ भी जब आप आए तो आपने 3 दिन के कार्यक्रम में जिस सत्र में हमारे यहाँ रहे, उसके बावजूद विभिन्न विद्यालयों में जाकर उनके साथ संवाद किया। और आपकी एक पुस्तक, आप मूल रूप से उत्तराखंड के हैं, तेरी यादों का पहाड़, आपकी एक चर्चित पुस्तक जिसकी आए दिन फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चर्चा होती रहती है। सौर मंडल की सैर और कई आपके पुस्तकें हैं। आपने 13 वर्षों तक किसान भारती पत्रिका का संपादन भी किया है। केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में आपको मिला है। और ये हमारे लिए आज का ये दिन और भी महत्वपूर्ण होता है कि इस कार्यक्रम में साहित्य अकादमी का बाल साहित्य सम्मान प्राप्त हुए। 1918 में आदरणीय दिव्य रमेश साहब को मिला और 2021 में जी 2018 में मिला दिव्य रमेश साहब को। और दाजू को मिला है 2021 में। आपको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का विज्ञान भूषण भारतेंदु हरिश्चंद्र राष्ट्रीय बाल साहित्य सम्मान 2 बार मिल चुका है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सहभागिता करते हैं और जहां भी आपको बच्चों के लिए बुलाते हैं, जैसे मैंने 1 लाख बच्चों के साथ आप सीधा संपर्क कर चुके हैं। तो मैं आज आप मुख्य अतिथि बतौर दाजू स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्नेह हमको इस मिलेगा, आपका स्नेह इस कार्यक्रम में मिलेगा। और हमारे आज के कार्यक्रम में अतिथि बतौर हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रभा पंत जी। प्रभा पंत जी विभागाध्यक्ष हैं एमबी डिग्री कॉलेज हल्द्वानी हिंदी में। मैं आपको प्रणाम करता हूं मैम, आपका स्वागत है। आपकी 1.5 दर्जन पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें 5 पुस्तकें आपकी बाल साहित्य पर हैं। 75
शोध और लघु शोध आपके निर्देशन में हुए हैं, और हमारे लिए ये बड़ी उपलब्धि है कि आप ने बाल साहित्य में बाल प्रहरी का योगदान पर शोध भी कराया है, और इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तराखंड के लोक साहित्य पर भी काम है, और आप बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशालाओं में भी हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका स्नेह हमको मिलते रहेगा। और हमारे अगले विशिष्ट धन्यवाद अतिथि हैं सर। डॉक्टर नागेश पांडे साहब। इस कार्यक्रम में नागेश पांडे साहब संभवतः अभी नहीं जुड़ पाए हैं। आपका बाल साहित्य पर महत्वपूर्ण योगदान है। 3 दशकों से आप बाल साहित्य के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। बाल साहित्य की लगभग 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें आदरणीय नागेश पांडे सर की पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। बाल साहित्य की पुस्तकों के साथ ही बाल साहित्य समीक्षा पर भी आपका महत्वपूर्ण काम हुआ, और डॉक्टर दिव्य रमेश जी ने भी बाल साहित्य समीक्षा आलोचनात्मक काफी पुस्तकें लिखी हैं। तो नागेश जी का मुख्य रूप से बाल साहित्य पर ही उनकी पीएचडी है। कविता, शिशु गीत, कई विधाओं में उनकी रचनाएं छपी हैं, और कई पत्रिकाओं के बाल साहित्य विशेषांक का आपने संपादन किया है। और बाल प्रभा आप पत्रिका का संपादन भी कर रहे हैं। आप इन बरेली यूनिवर्सिटी में रहते हुए बाल साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि बाल प्रहरी के ऑनलाइन कार्यक्रम में आप समय समय पर हमसे जुड़ते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन का अर्थ करता हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर का, जो कि मुख्य रूप से उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के उप निदेशक हैं। आप विद्यालयों में एक अधिकारी होने के साथ ही नवाचारी शिक्षकों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। जैसे अभी मेवाड़ी दाजू बता रहे थे कि एक पूरे उत्तराखंड में, एक उत्तराखंड ही नहीं बाहर एक कार्यक्रम में आप सहभागिता करते हैं। आज हम 500 ऑनलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं बड़े गर्व के साथ इस कार्यक्रम को कह सकता हूं कि 500 कार्यक्रम में से 500 कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी रही है। आप निरंतर प्रतिदिन कार्यक्रम में जुड़ते हैं, और आप विभागीय अधिकारी हैं, टूर में भी जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कभी आप कार रोक के भी शाम को हमारे नन्हे बच्चों से बात करते हैं। तो सर, मैं आज का विशिष्ट अतिथि बतौर आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आगे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल साहित्यकार श्री हमारे साथी श्री श्याम पलट पांडे साहब, जिनका सहयोग हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम को मिलता है। आप भी लगभग प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, कुछ दिन छोड़ के। जैसे मैंने बताया, शाश्वत सर तो उनका शायद ही कोई दिन ऐसा छूटा हो, लेकिन श्याम पलट पांडे सर भी लगभग 90% उनकी भागीदारी इस कार्यक्रम में रही है। और आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आपकी लगभग 1 दर्जन बाल साहित्य की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर आदि कई जिलों में उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी पदों पर कार्यरत रहे हैं, और बच्चों के लिए आपका महत्वपूर्ण काम है। और मैं कई बार कहता हूँ, मेरा परिचय कैसे हुआ, एक मित्र ने कहा आप श्याम पलट पांडे सर को जरूर जोड़िए। मैंने उनको अपनी पत्रिका बाल प्रहरी और ज्ञान विज्ञान बुलेटिन भेजा, तो सीधे दोनों पत्रिकाओं का संरक्षक सदस्यता हमको आ गई। हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक तो कई साथी हैं, मतलब एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप वास्तव में कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में जुड़ करके एक संरक्षण हमको प्रदान करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर आज के इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम का आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, और आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा, इस कार्यक्रम का जो संचालन करेंगे हमारे दोस्त, हमारी बाल प्रहरी के जो 500 कार्यक्रम हम आज कर चुके हैं, मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। हम लोग मुख्य रूप से भारत ज्ञान विज्ञान समिति एक राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी है, जो कि भारत के 21 राज्यों में काम करती है। ये संगठन विज्ञान को आगे जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, और ये संगठन बच्चों के बीच बाल मेलों का आयोजन मुख्य रूप से करता रहा है। और उन बाल मेलों में के माध्यम से हम पहले हस्तलिखित पत्रिका तैयार करते रहे। फिर बाल प्रहरी जो आज हस्तलिखित पत्रिका, जो आज पत्रिका जिस हालत में है, वो पत्रिका हस्तलिखित पत्रिका के तौर पर
हम लोग बना करके हमारे नन्हे मुन्ने उसको बेचते थे। उन दिनों 50 पैसा फोटो स्टेट होता था एक पेज का, तो 4 पेज का 2 रुपए में फोटो स्टेट करके उस पत्रिका को बेचते हैं। और आज आप सबके आशीर्वाद से ये पत्रिका हस्तलिखित पत्रिका से ऑनलाइन पत्रिका तक का सफर तय कर चुकी है। 18 वर्षों के इस सफर में हमने कई उतार-चढ़ाव देखे। इस पत्रिका के शुरुआती दौर से ही हम इसमें बार पृष्ठों पर बच्चों की रचनाएँ देते रहे हैं और ये बच्चे कौन होंगे, इसलिए स्थान-स्थान पर हम बच्चों की लेखन कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कोरोना काल से पहले हमने बच्चों की 5-5 दिन की 285 ऑनलाइन कार्यशालाएँ देश के 16 राज्यों में की हैं और उन कार्यशालाओं में बच्चों को प्रति जागरूक करने के लिए यद्यपि हमारे कई मित्र कहते हैं लेखन कोई सिखाया नहीं जाता है और वास्तव में हम सिखाते भी नहीं हैं, लेकिन कहीं न कहीं मोटिवेट करने का हमारा प्रयास रहा है और हमारे इस कार्यक्रम में लिखे तो 12 पन्ने प्रत्येक अंक में हम बच्चों के लिख रहे हैं। इसके साथ ही हम बाल साहित्यकारों का सम्मेलन भी प्रतिवर्ष है, बाल साहित्य सम्मान भी जन सहयोग से आयोजित करते रहे हैं और मैं आप सबके संज्ञान में लाना कि हमने पूरे देश से प्रकाशित करीब 60 प्रकाशित बाल पत्रिकाओं का एक संकलन तैयार किया है, जिसमें कुछ क्या अधिकतर पत्रिकाएँ मृत हो चुकी हैं। तो हमारे पास करीब 62 बाल पत्रिकाएँ की नमूना प्रति हमने संकलन किया है, जिनको हम अपनी कार्यक्रम में प्रदर्शनी में लगाते हैं। और एक मैं विशेष रूप से देवेंद्र मेवाड़ी दाजू के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि उत्तराखंड के बाल साहित्य रचनाकार और उनका रचना संसार करके हम एक पुस्तक तैयार करना है जिसमें करीब 50% से काम ज़्यादा हो चुका है। काम बढ़े आपका आशीर्वाद हमको मिलेगा। तो ये मुख्य रूप से हम गतिविधियाँ कर रहे हैं और कोरोना काल में जब पूरा सब लोग थम जैसे गए थे हम लोग, तो ये सोचा कि हम ऑनलाइन कुछ गतिविधियाँ करें। मैं कभी-कभी बात करता हूँ, कल हमारे अभिभावकों की बैठक थी, तो जिस दिन हमने सबसे पहली बैठक करी तो ऑनलाइन करते हुए 14 सितंबर 2020 को पहली गतिविधि की और उसके बाद ये कारवां आज चलते रहा। आज 500वां कार्यक्रम है। अंदर से बहुत खुशी भी हो रही है, सब आपका हैं? आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिला है। हाँ, हाँ। आदरणीय दिव्य रमेश साहब इसमें जुड़े रहे हैं, देवेंद्र मेवाड़ी दाजू जुड़े हैं, प्रभा पंजी इसमें जुड़े रहे हैं। ये आज के इस कार्यक्रम में जितने साथी हैं, वो सब इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में बच्चों को कहानी, कविता, निबंध और साहित्य की विभिन्न विधाओं के की जानकारी देने का हमारा प्रयास रहा है और इधर हमने ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया और अभी हाल में ही हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय आकाश शाश्वत सर ने कहा कि बच्चों से कुछ रचनात्मक कार्य कराया जा सकता है। तो फिर ये हुआ कि एक ऐसी प्रतियोगिता कराई जाए जिसमें बच्चे सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न हम प्रतिदिन सामान्य ज्ञान के 2-2 प्रश्न बच्चे पूछते हैं, तो ये हुआ कि इन प्रश्नों को बच्चे संकलित करें। तो सामान्य ज्ञान में प्रत्येक बच्चे इस कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का संकलन करें, ये विचार दिमाग में आया। तो कल ही हमारे उस 24 तारीख को उस कार्यक्रम का समापन हुआ और राजस्थान की एक बालिका ने 2200 प्रश्न प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्थान पर हमारे यहाँ अलग-अलग बच्चों ने इसमें भाग लिया। तो करीब 100 बच्चों को हमने इसमें प्रमाण पत्र दिया और बच्चों ये जान के अच्छा लगा कि अभिभावकों ने कहा कि बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को ढूँढ रहे हैं और अलग-अलग गतिविधियों में भागीदारी कर रहे हैं। कभी-कभी ये भी अच्छा लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं कई अभिभावक कहते हैं कि बच्चे सास-बहू के सीरियल देखने के बजाय इस कार्यक्रम में रहते हैं। तो मेरे को अच्छा लगता है कभी-कभी कहीं न कहीं हम बच्चों को एक दिशा दे रहे हैं और बच्चे हमारे इन कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। तो इस सब में आप सबका सहयोग मार्गदर्शन हमको मिलता रहा है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर नागेश पांडे सर जुड़ चुके हैं। मैंने उनका परिचय पहले ही भी बोला है और वो बाल साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर के बतौर हमारे बीच में है। पहले भी इस कार्यक्रम में कई बार जुड़ते रहे हैं, गूगल मीट पर भी जुड़ते रहे हैं। तो मैं
आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आपका सहयोग हमको निरंतर मिलते रहेगा, ये आशा करता हूँ। आपका स्नेह हमको मिलता रहेगा और ये जो बाल प्रहरी का सफ़र है, ये सफ़र आगे बढ़ते रहेगा, ऐसा मेरा मंशा है। आपका सहयोग इसमें मिलेगा। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के आप सबके हमारा ये मन भी रहा कि इस कार्यक्रम में बच्चों को भी जोड़ा जाए। तो इस कार्यक्रम में बच्चों को जोड़ने का हमारा प्रयास रहा है और हमारे इन कार्यक्रमों का संचालन भी हमारे बच्चे ही करते रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त चैतन्य बिष्ट जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से। आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं चैतन्य बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूँ। चैतन्य बिष्ट जी हमारे इस कार्यक्रम में कई बार जुड़ते रहे हैं, तो मैं चैतन्य बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूँ। चैतन्य बिष्ट जी, चैतन्य जी, चैतन्य जी, चैतन्य बिष्ट जी, लगता है चैतन्य जी का नेट काम नहीं कर रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय आकाश सारस्वत सर को सभी मित्रों का स्वागत करने के लिए। माननीय आकाश सारस्वत सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किरोला जी। बाल प्रहरी के इस 500वें ऑनलाइन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बाल साहित्यकार सम्मानित प्रोफेसर दिविक रमेश जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए लगातार लगे रहने वाले सम्मानित देवेंद्र मेवाड़ी जी, और इस कार्यक्रम में बाल साहित्यकारों में नागेश पांडे जी, श्री श्याम पलट पांडे जी, प्रोफेसर प्रभा पंत जी के साथ साथ रीढ़ की हड्डी और अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी के साथ साथ कार्यक्रम में जुड़े सभी महानुभावगण, सभी बच्चे, अभिभावकगण, साहित्यकारगण। निश्चित रूप से कोरोना काल में जब एक उदासीनता का वातावरण उत्पन्न हो रहा था, नकारात्मकता चारों तरफ फैल रही थी, उस समय सम्मानित उदय किरोला जी ने बच्चों के लिए ये ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किए और निश्चित रूप से मात्र 2 वर्षों में 500वीं ऑनलाइन कार्यशाला का होना यह दर्शाता है कि अभिभावकों का, शिक्षकों का, साहित्यकारों का और विशेष रूप से बच्चों का जितना जबरदस्त सहयोग कार्यक्रम को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन तक परिलक्षित हुआ। जो बच्चे शुरुआत में बोल नहीं पा रहे थे, वो बहुत अच्छे वक्ता बन गए। छोटे छोटे बच्चे, बड़ी हैरानी की बात होती है कि कक्षा 2, कक्षा 3 के बच्चे भी कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। सारी पेडागोजी को चुनौती देती हुई ये कार्यशाला प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे हैं, निरंतर प्रतिभाग कर रहे हैं। वास्तव में बड़ी हैरानी होती है, जबकि हम शिक्षा में देखते हैं प्री प्राइमरी का अलग वर्ग होता है, प्राइमरी का अलग होता है, अपर प्राइमरी का अलग होता है, सेकेंडरी का अलग होता है, सीनियर सेकेंडरी का अलग होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने प्रतिभाग करते देखा है जो मात्र बोलना सीखे और जो प्री प्राइमरी में भी बाद में गए, लेकिन इन कार्यक्रमों में वो बच्चे निरंतर जुड़े हुए हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो रहा है।
और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उदय किरोला जी जैसे मनीषियों के बल पर ही समाज एक बेहतर स्थिति में है और हम जीवित समाज के रूप में देख सकते हैं। वास्तव में इन्होंने अपना जीवन पूरी तरह बाल हित के लिए समर्पित किया हुआ है। ऑनलाइन कार्यक्रम आया तो इन्होंने ऑनलाइन सीखा, जबकि ऑनलाइन का इनका दूर दूर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने ऑनलाइन सारा प्रयास करते हैं। सुबह 4 बजे उठकर रात के 10-11 बजे तक निरंतर आप लगे रहते हैं। ऑनलाइन कार्यशाला, ऑफलाइन कार्यशाला, इन सब चीजों में आप निरंतर लगे रहते हैं। और जैसा अभी देवेंद्र मेवाड़ जी ने जिक्र किया, मैंने तो सूक्ष्म सा प्रयास किया था अपने शिक्षकों के बल पर, चाहे दीवार पत्रिका हो, चाहे पुस्तक संस्कृति का विकास हो, चाहे किचन गार्डन हो, चाहे बच्चों का सामूहिक जन्मोत्सव हो। ये छोटी छोटी चीजें मेरे कर्मठ शिक्षकों ने मेरे कहने पर बहुत ही ज्यादा संख्या में स्कूलों में, अर्थात सैकड़ों स्कूलों में एक साथ शुरू की, तो उससे बहुत बेहतर परिणाम आए। और फिर मैं जब स्टेट में आया, राज्य स्तर पर आया, तो धीरे धीरे प्रयास किया कि जहां जहां मैं जाता हूं अनुश्रवण के लिए, वहां मैं इन चीजों को प्रमोट किया जाए और उन शिक्षकों को कम से कम आगे लाया जाए जो कि एक नवाचारी शिक्षा के रूप में सार्वजनिक शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और वास्तव में मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने ऐसे ऐसे शिक्षक देखे हैं जो 365 दिन स्कूल जाते हैं, 12 से 14 घंटे स्कूल में रहते हैं। और मेरा इस मंच पर निवेदन भी होगा, चाहे हमारे प्रोफेसर रमेश जी हो, चाहे हमारे उत्तराखंड के ही देवेंद्र मेवाड़ी जी हो, कि कभी भी भ्रमण हो तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय कपकोट जरूर जाए, जहां पर एक ऐसा शिक्षक है जो 365 दिन स्कूल जाता है, 10 से 12 घंटे स्कूल में रहता है, जिसने अपना पूरा जीवन स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए समर्पित कर दिया है। और परिणाम के रूप में वहां से प्रतिवर्ष 4-5 बच्चे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल कक्षा 6 में, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, सुरेंद्र राकेश विद्यालय, हिम ज्योति विद्यालय में लगभग 30 से 35 बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। जबकि जैसे मेवाड़ी जी जानते हैं कि बागेश्वर अपने आप में दूरस्थ है, और यदि हम कपकोट की बात करते हैं तो 2-3 ग्लेशियर हमारे कपकोट विकास खंड में पड़ते हैं। तो ऐसे ऐसे शिक्षक, चाहे पिथौरागढ़ जाए तो हमारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, वहां पे हमारी रेणु साहा जो है अधीक्षिका है, उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है बालिकाओं के लिए। 150 बालिकाएं उस हॉस्टल में है कक्षा 6 से 12 तक। तो ऐसे ऐसे समर्पित सन्यासी शिक्षक के साथ, शिक्षकों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए कि आपने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अपना समय निकाला, और अंत में हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। स्वागत है चैतन्य जी, आपका संचालन के लिए आप जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। आपको तो पता ही है कि नवरात्रि का अवसर आ चुका है, तो कुछ माता के भजन के पंक्तियों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया, तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी, तेरी सिंह की माता सवारी, हाथ चक्र सुदर्शन धारी, डाना काना में है रो बास, दूनागिरी में जली रे ज्योति, जय मैया, जय मैया दुर्गा भवानी, जय मैया। आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे,
आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद सितारे झिलमिलाने लगे। आप जो हमें मिले तो ऐसा लगा कि मन में गीत गुनगुनाने लगे, मन में गीत गुनगुनाने लगे। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को मैं चैतन्य बिष्ट, कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा का छात्र, बाल प्रहरी बाल संस्थान की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में करबद्ध स्वागत करता हूँ। बहुत खुशी से आपको सूचित करता हूँ कि हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों के इस सफर ने आज 500वीं मंजिल पूरी कर ली है और हमने मिलकर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भगवान की कृपा तो हम पे हमेशा से रही कि हम इतने बढ़िया तरीके से अपने कार्यक्रम पूरे करते थे और हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित करते थे। और लोग तो देखिए आज ही इतने बड़े कार्यक्रम के दिन नवरात्रि सभी बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करता हूँ और माता से ये विनती करता हूँ कि इस नवरात्रि में आपके जीवन में खुशियां भर दे। तो मैं आपको बाल प्रहरी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। बाल प्रहरी बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा मंच है जहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे हर तरह की क्रियाएं सीखते हैं, चाहे वो पढ़ाई से जुड़ी हुई हो या फिर कला से। कला रूप में बच्चों के लिए अलग अलग कार्यशालाएं होती हैं, लोकगीत गायन कार्यशाला और त्वरित भाषण और शब्द लेखन और साथ ही साथ नृत्य कला जैसी अलग अलग कार्यशालाएं होती हैं। और बच्चों के सर्वांगीण विकास में बच्चे पढ़ाई के बारे में भी सीखें, इसके लिए बच्चों के लिए वाद विवाद कार्यशालाएं होती हैं और संगोष्ठियां होती हैं। साथ ही साथ उनके लिए त्वरित भाषण होते हैं जिससे उनकी बोलने की शक्ति, जिससे वह और भी अच्छा बोल सके। बाल प्रहरी की एक पत्रिका भी छपती है। वह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि दिखने में कुछ इस प्रकार होती है। ये तो आज से कुछ महीने पुरानी है, लेकिन बाल प्रहरी की नई बाल प्रहरी की ये पुस्तिका छपते रहती है। इसमें बाल प्रहरी की इस पुस्तिका में बच्चों के अलग अलग संकलन छपते रहते हैं। इसमें बच्चों की अलग अलग कविताएं छपती हैं, बच्चों की अलग अलग कहानियां छपती हैं और साथ ही इसमें बच्चों की कला यानी कि उनकी बनाए हुए अलग अलग चित्र भी छपते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस पुस्तिका को जरूर लें, क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चों का सर्वांगीण विकास ऑनलाइन कार्यक्रमों के अलावा इस पुस्तिका से भी अवश्य होगा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगा एक बहुत खास व्यक्ति को। विचारों की पुष्टि करना एक आवश्यक कार्य है और खास तौर पर जब यह किसी खुशी के मौके में हो, और ऐसे खुशी के मौके पे अपनी सोच को साझा करना एक बहुत आवश्यक कार्य हो जाता है। तो बाल जुड़े अपने अनुभवों और विचारों को लिए मैं कुमारी मंत्रिता शर्मा जी को, जो कि कक्षा 4 की छात्रा हैं और ग्वालियर उत्तर प्रदेश से हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित कराऊं। आपका स्वागत है। श्रेया जी को बुला लीजिए पहले। तो पहले हमारी सृष्टि आर्या कक्षा 7 झांसी उत्तर प्रदेश से उनको आमंत्रित करता हूं ताकि वे अपने बाल प्रहरी से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव हमारे साथ साझा करें। शुक्रिया चैतन्य जी। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को नमन करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर दिव्य रमेश जी जो कि दिल्ली से हैं, आज के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी जो कि दिल्ली से हैं, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नागेश पांडे जी जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हैं, डॉक्टर प्रभा पंत मैम जो कि हल्द्वानी नैनीताल से हैं, श्री श्याम परेड पांडे जी जो कि अहमदाबाद गुजरात से हैं, श्री आकाश पार्षद जी जो कि देहरादून उत्तराखंड से हैं, आज का संचालन करते चैतन्य बिष्ट जी कक्षा 7 के छात्र अल्मोड़ा से, और श्री उदय किरोला जी जो कि संपादक बाल प्रहरी के हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस बाल प्रहरी के 500वें कार्यक्रम में। मेरा नाम सृष्टि आर्या है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और ब्लू बस पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ और ये मेरा 7वां कार्यक्रम है और ब्रॉडकास्ट में पहला कार्यक्रम है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी बाल प्रहरी की पत्रिका जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है। ये पत्रिका मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मैं बाल प्रहरी में अभी नई जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे इस पत्रिका के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये पत्रिका एक त्रैमासिक पत्रिका है और ये बच्चों को अपने टैलेंट
दिखाने में बहुत ही मदद करती है, क्योंकि इसमें बच्चों की कविताएं और उनकी कहानियां जो बच्चे लिखते हैं और उनकी चित्रकलाएं, बहुत सारी चीजें छपती हैं जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मैं ये देखती हूँ कि बच्चे कितने उग्र रहते हैं अपनी इन कविताओं को छपवाने के लिए, जो कि उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। और बाल पहरी के ऑनलाइन कार्यशालाएं भी होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अभिव्यक्ति कार्यशाला और त्वरित भाषण की कार्यशाला, सामान्य ज्ञान की कार्यशाला और बहुत सी कार्यशालाएं। अभिव्यक्ति कार्यशाला मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें आप किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि कविता वाचन और त्वरित भाषण और अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाना या फिर अपनी पाठ्य पुस्तक की कहानी सुनाना और भी बहुत सारी चीजें। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं बाल पहरी की ऑनलाइन कार्यशालाएं, क्योंकि इनसे बच्चों को कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों की बोलने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस 500वें सफल कार्यक्रम में मैं आप सभी को ये बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी कि मैं बाल पहरी से कैसे जुड़ी। तो जैसे कि मेरा 7वां कार्यक्रम है, तो मैं बाल पहरी से ऐसे जुड़ी कि एक दिन मेरे पिताजी के मित्र, जिनका नाम है रवि केसरी, उन्होंने मेरे पिताजी को फोन किया और कहा कि बाल पहरी जैसे कार्यक्रम ये होते हैं और इनमें बच्चे अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। तभी मेरे पिताजी को बहुत ही इंटरेस्ट आया इसमें और उन्होंने मुझे बताया। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर विनोद कुमार है। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे भी इन कार्यशाला में भाग लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैंने कार्यशाला में भाग लिया था वो था 11 जुलाई 2022 को, जिसमें मैंने चित्रकला में भाग लिया था और मुझे उसका प्रमाण पत्र भी मिला था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं और भी कार्यशाला में आती गई, जैसे कि अभिव्यक्ति कार्यशाला, जिसमें मैंने त्वरित भाषण लिया था, और त्वरित भाषण की एक अलग से कार्यशाला भी हुई थी जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा कि जब बच्चे अपनी प्रस्तुति देते हैं तो वे कितने खुश होते हैं कि वे अपनी क्षमताओं को निखार पा रहे हैं, वे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं दूसरे बच्चों से और ऑनलाइन जुड़ पा रहे हैं सभी से, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और इन सभी कार्यशालाओं में से वाद विवाद कार्यशाला, जो कि मैंने पहले दी थी और इसमें मैंने भाग भी लिया था, मुझे विषय मिला था कि बच्चों को सप्ताह में 1 दिन अपने मन का कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, और मैंने विपक्ष में बोला था। इस कार्यशाला में 2 लोगों की एक जोड़ी बनाई गई थी, जिसमें एक को विपक्ष में बोलना था, एक को पक्ष में बोलना था। मेरी जो जोड़ी थी वो थी एक बच्ची की, जो कि अध्यक्ष थे और वे बहुत ही अच्छा बोली थी, और मेरी और दूसरी जोड़ी और तीसरी जोड़ी ने भी बहुत ही अच्छा बोला था। मुझे सारी जोड़ियों को बोलना बहुत अच्छा लगा था, कैसे बच्चे अपने तर्क वितर्क दे रहे थे और मेरे जितने भी प्रतिभागी थे उन्होंने बहुत ही अच्छा बोला था, उनसे मुझे बहुत सीखने को मिला। और जैसे कि मैंने बताया कि बाल पहरी जब अपनी ऑनलाइन कार्यशाला करते हैं और तो बच्चे बहुत ही ज्यादा उग्र होते हैं अपनी रचनाओं को दिखाने के लिए, अपनी क्षमताओं को निखारने के लिए। तो मैं आपको बाल पहरी का इसी के साथ मैं आपको बाल पहरी के मतलब से भी साझा करना चाहती हूँ। बाल पहरी का मतलब ही होता है बच्चों को पहरा देने वाला, मतलब बच्चों की रक्षा करने वाला। बाल प्रहरी एक तरह से सभी बच्चों की क्षमताओं को निखार कर, उनके टैलेंट्स को निखार कर, उनकी आने वाले कल की रक्षा ही कर रहा है। और मुझे लगता है कि बाल प्रहरी जैसे कार्यक्रम ही इस देश का फ्यूचर है, क्योंकि इससे बच्चे अपनी क्षमताओं को निखार पाते हैं और बियॉन्ड कुछ कर पाते हैं। तो और बाल प्रहरी का भी यही उद्देश्य है कि बच्चे आगे चलकर इन कार्यशालाओं के माध्यम से अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाएं, अपने बोलने की क्षमताओं को विकसित करें और बेझिझक अपनी बात रखने के टैलेंट को भी निखारें। बाल प्रहरी का यही उद्देश्य है कि बच्चे अपने फ्यूचर में कुछ अच्छा करें। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ पाई। तो यही थे मेरे कुछ अनुभव बाल प्रहरी के बारे में। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, जो कि मेरी फेवरेट कविता है हिंदी में, जो कि श्री दिव्यक रमेश जी ने लिखी है, अगर पेड़ भी चलते होते। ये कविता बहुत ही अच्छी थी और इसमें मैं कुछ लाइनें भी आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि
इन कविताओं का जो पंक्तियों का मेल था और बहुत सारी चीजें मुझे इसमें बहुत अच्छी लगी। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनकी रस्सी चाहे जहां कहीं ले जाते, जहां कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उनके ऊपर चढ़ जाते। ये बहुत ही अच्छी कविता थी, मुझे इनकी लाइंस बहुत अच्छी लगी। और मेरी मम्मी एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे ये कविता दिखाई, फिर मैंने देखा ये दिवेक रमेश जी ने लिखी है, जो कि आज के मुख्य अतिथि भी हैं। तो मुझे एक आइडिया लग गया कि ये बहुत ही अच्छे कवि हैं, क्योंकि मुझे इसकी लाइनें बहुत अच्छी लगी। ये बहुत ही अच्छी कविता थी। तो इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा। जी चैतन्य जी, हमारे दूसरे साथी संभाले मंच, दूसरे साथी आगे बढ़े। मंत्रिता जी। जी नमस्ते। नमस्ते। अपनी बात कहो मंत्रिता। जी अच्छा, मैं सबसे पहले तो बाल प्रेरी पे अपने कुछ अनुभव बताना चाहती हूँ। कुछ कुछ खट्टा, कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, कुछ कुछ मीठा, सतरंगी यादों से सजा अनूठा, सतरंगी यादों से सजा अनूठा, इंद्रधनुष के रंगों वाला, इंद्रधनुष के रंगों वाला, ज्ञान सागर से भरा पिटारा, ज्ञान सागर से भरा पिटारा, बाल प्रेरी है सबसे निराला, बाल प्रेरी है सबसे निराला। नमस्ते, मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर देवेंद्र मेवाड़ी जी, आपको नमस्कार करती हूँ। और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर दिवेक रमेश जी, मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी, आप उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हैं, मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ। हलादी नैनीताल जी, नैनीताल से मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप डॉक्टर प्रथा पंत जी हैं। श्री श्यामपल पांडे जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप बाल प्रेरी के संरक्षक हैं। श्री श्यामपल पांडे जी, मैं आपको एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ। श्री आकाश सारस्वत जी, आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं, मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ। और कार्यक्रम में जुड़े सभी अन्य वरिष्ठजन तथा अभिभावकों को मैं फिर से एक बार नमस्कार करती हूँ। अच्छा, बाल प्रेरी का मुझे सबसे अच्छा तो ये लगता है कि इसमें अलग अलग कार्यशालाएं होती हैं और हर प्रत्येक कार्यशाला से हमें एक सीख मिलती है। जैसे त्वरित भाषण कार्यशाला हुई तो हमें एक विषय दे दिया और उसपे हमें जल्दी से बोलना है। और बाल प्रेरी के लिए मुझे एक श्लोक याद आता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मतलब ये जो बाल प्रेरी है, जिस प्रकार प्रकृति के कण कण में ज्ञान है, उसी प्रकार ये जो बाल प्रेरी, इसकी प्रत्येक कार्यशाला, कोई भी कार्यशाला हो, उसमें ज्ञान जरूर रहता है।
तो मैं बाल प्रहरी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो बाल प्रहरी के आधार स्तंभ श्री उदय किरोला जी का करती हूँ कि वे हम बच्चों के लिए ऐसी कार्यशालाएं रखते हैं जिससे हम बच्चों को ज्ञान के और मोती मिलते हैं। और बाल प्रहरी में जब संचालन करने मिलता है मुझे, एक तो मुझे संचालन बहुत पसंद आता है, और जब बाल प्रहरी में संचालन करने मिलता है तब मतलब ऐसा लगता है जैसे एक संचालक, मतलब हम माला बनाने वाले हो मोतियों की, और जो बाल प्रहरी के मेरे सारे साथी रहते हैं उन्हें पूरी एक माला में जोड़ने के धागा बाल प्रहरी। ऐसे मेरे को मतलब अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है कि बाल प्रहरी की कार्यशाला में वाद विवाद के किसी एक विषय पर अच्छे व बुरे दोनों पहलू जानने को मिलते हैं। चुटकुले कार्यशाला तो उसमें मजा आता है, मतलब जो चुटकुले बोलते हैं उसमें हंसी आती है, और कभी कभी जो पहेलियां देती है उस पर दिमाग लगाकर हमें उत्तर देने होते हैं। और बाल प्रहरी मतलब मैं कम से कम बाल प्रहरी से 315 या 320 का मतलब कार्यक्रम था तब से लेके, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं 500वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आज तक उपस्थित हूँ। और इसके लिए मैं श्री उदय किरोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे फेसबुक की इस कार्यशाला में शामिल किया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और बाल प्रहरी मतलब बाल प्रहरी तो इतना आनंद आता है कि कार्यशाला हुई, और कविता वाचन कार्यशाला, तो कविता वाचन कार्यशाला उसमें अपने मन से कविता लिखो और फिर उसे प्रस्तुत करो, है ना। फिर ऐसे ही 2-3 बार करके तो मैंने एक कविता भी लिखी थी। मैंने 2 कविताएं लिखी थी, एक नारी शक्ति के ऊपर और एक हे कृष्ण कलयुग में पधारो। ऐसे ही मैंने 2 कविताएं भी लिखी बाल प्रहरी की, है ना। तो और भी मतलब जैसे बाल प्रहरी का अपना कार्यशाला करते हैं कि आपको रात के 12 बजे तक 300 शब्द ऐसे करके आपको शब्द लिखने हैं। तो उसमें मैंने होली पर निबंध लिखा था, उसमें हमें और शब्द पता चलते हैं और हमारे अंदर जो सृजन होता है वो और भी ज्यादा बढ़ता है। तो सृजन की क्षमता का विकास होता ही जाता है। और धन्यवाद, नमस्ते। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। और मैं बाल प्रहरी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे भी और ऐसे अच्छे कार्यशालाएं करते रहें और मुझे शामिल कीजिए और अपने बाल प्रहरी में मुझे जोड़े रखें प्लीज। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते जी मंत्रिता जी आगे बढ़ाएं, संचालक जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप बढ़ाएं आगे। किरोला जी एक चीज बता दीजिएगा, सभी वक्ताओं से समय की एक अपनी सीमा रहती है कि अधिक से अधिक 10 मिनट। मैं एक छोटी सी कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ और फिर मैं आगे की कार्रवाई करूंगी। भाव के बिना भजन अधूरा है, भाव के बिना भजन अधूरा है, निष्ठा के बिन नमन अधूरा है, निष्ठा के बिन नमन अधूरा है। गोपियों के बिन वृंदावन, गोपियों के बिन वृंदावन, तो राधिका बिन कृष्ण अधूरा है। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यानी श्री देवेंद्र तिवारी जी, आपके बिना हमारा आज का बाल प्रहरी का कार्यक्रम अधूरा है। तो मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और ज्ञान के कुछ शब्द कहें। स्नेहाशीष बिटिया, तुम लोगों की बातें, बच्चों की बातें इतनी अच्छी लग रही थी कि बीच में अचानक मुझे आमंत्रित कर लिया गया है। मैं तो तुम्हारी बातों में खोया हुआ था। बाल प्रहरी से मेरा जुड़ाव बहुत पहले से है
मेरा बहुत मन था कि मैं बाल प्रहरी के लिए कुछ लिखूं, लेकिन हर बार कुछ ऐसे परिस्थितियां हो जाती थी कि मैं कुछ पहले नहीं भेज पाया। उसके बाद मैं पिछले काफी समय से उसमें एक स्तंभ लिख रहा हूं, बोलो देवीदा। देवीदा मेरा एक केंद्रीय चरित्र है। वो चरित्र इसलिए बनाया गया कि अगर वैज्ञानिक बातें बताएगा, जिज्ञासाओं के उत्तर देगा, अगर वो वैज्ञानिक है तो कुछ वैज्ञानिक की जैसी भाषा बोलेगा जिसे बच्चे नहीं समझ पाए। इसलिए जो है एक आम जो है व्यक्ति होना चाहिए जो कि बच्चों का दोस्त है। तो देवीदा बच्चों के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनके साथ 8, 10, 12 बच्चे होते हैं। मेरी तमाम किताबों में जो है उनके दोस्त बच्चे हैं और देवीदा हैं। तो मैंने उसी चरित्र को लेकर के बोलो देवीदा नाम से लिखा कि बच्चे पूछे उनकी क्या जिज्ञासा है। किताबों के सवाल नहीं, उनकी अपनी दुनिया के सवाल, उनके अपने आसपास की दुनिया के सवाल कि ऐसा क्यों होता है। धरती, आकाश और पेड़ पौधे, पशु पक्षी और कीट पतंगे और पानी, नदियां, पहाड़, बादल, कोहरा, ये सब चीजें जो है उन्हें देख करके जैसे वो चौंकते होंगे, उन्हें हैरानी होती होगी कि ये कहाँ से आ गया, क्यों हो रहा है। तो ये सहज जिज्ञासाएं। तो जो सहज जिज्ञासा है, जो सवाल मन में बच्चे के अपने आप उठते हैं कि रात हो गई और आकाश तारों से भर गया, ये कहाँ से आ गए ये तारे, ये चांद रात को ही आता है, ये दिन में क्यों नहीं आता है, सूरज दिन में ही आता है, रात को क्यों नहीं आता है। ये सहज जिज्ञासाएं हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं अगर बच्चे पूछेंगे तो उनके जवाब मैं दूंगा। तो मैं काफी समय से दे रहा हूँ और बोलो देवीदा में बच्चों के सवाल बहुत अच्छे अच्छे जो है सहज सवाल होते हैं, उनकी अपनी दुनिया के सवाल होते हैं। तो वो लिख करके मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा उऋण हो रहा हूँ, इतने समय से मैं बाल प्रहरी से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक कुछ कर नहीं पाया था। जहां तक बाल साहित्य की बात है, मैं अपनी बात संक्षेप में जो है जो 10 मिनट है उसके भीतर कहना चाहूंगा। मेरे लिए बाल साहित्य क्या है? मेरे लिए बाल साहित्य या बच्चों से जुड़ने का जो प्रयास है उसका एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही मिशन है कि मैं उनके मन में जिज्ञासाओं के जुगनू जगा दूं। वो जुगनू उनके मन में घूमते रहें, दिप दिप करते रहे, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है। अगर उनके मन में जिज्ञासा है तो किताबें खोजेंगे, वो प्रकृति की किताब को पढ़ना चाहेंगे, वो अपने अभिभावकों से पूछेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे, अपने गुरुजनों से पूछेंगे और उस तरह से उन्हें कुछ सवालों के जवाब मिलेंगे और बाकी खुद अपने मन से वो विश्लेषण करेंगे, बातों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरा चाहे लेखन है, मेरा चाहे जैसे कि बताया गया कि मैं बच्चों के पास जाता रहता हूँ, तो पिछले 8-9 साल से मैं उनके पास जाता रहा हूँ। लगभग 1 लाख बच्चों को, बड़ों को, उन सबको मैं विज्ञान की बातें, विज्ञान की कहानियां सुना चुका हूँ। वो क्यों किया मैंने? मैं लिखते लिखते अचानक एक बार मेरे दिमाग में आया कि मैं इतनी चीजें सारी लिखता हूँ और वो चली जाती है पाठकों के पास छप करके पत्र पत्रिकाओं में या रेडियो से या टेलीविजन से, लेकिन मैं खुद क्यों नहीं जाता उनके पास? मुझे जानना चाहिए, मैं उनके पास जाऊं और उनसे बात करूं। और उसके बाद से मैंने इस बात को गांठ बांध लिया कि मैं जाऊंगा, मैं बच्चों के पास जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे बातें करूंगा। क्यों? स्टोरी टेलिंग करूंगा। मैं किस्सा गोई में उनको विज्ञान की बातें बताऊं। किस्सा गोई में अक्सर क्या होता है, दास्तान गोई या किस्सा गोई में अक्सर राजे महाराजाओं की बातें होती हैं, राजकुमारों की और राजकुमारियों की बातें होती हैं, यहाँ तक कि वो राजमहलों के गलियारों की बातें होती हैं, उस समय के खाने खजानों की बातें होती हैं, न जाने क्या क्या उस समय की वो सब बातें होती रहती हैं। अब बच्चों ने तो वो कुछ देखा ही नहीं है, हमने भी नहीं देखा है, लेकिन वो अतीत है, उसको बड़े लोग तो सुन लेते हैं और बड़े आनंद से सुनते हैं और वो एक बहुत बड़ी कला है। उस कला के माध्यम से अतीत को जीवित करके, पुनर्जीवित करके सामने रखते हैं। लेकिन विज्ञान का क्या होगा? उन जिज्ञासाओं का क्या होगा? एक बच्चा जानना चाहता है कि ये सूर्य क्या है, एक बच्चा जानना चाहता है मंगल के चंद्रमा कितने हैं, हमारा तो एक चंद्रमा है, ये बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं,
ये सौरमंडल कितना बड़ा है, ये धूमकेतु कभी कभी आ जाते हैं, ये कहाँ से आ जाते हैं। एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज के अंदर इतना बड़ा पीपल का या वट का वृक्ष कहाँ छिपा होता है। वो तो जमीन में उगता है और धीरे से जो है उग करके बाहर आता है। एक मटर का बीज हम बोते हैं, वो जमीन में उगता है, धीरे से उग करके अंकुर बाहर आता है। उसकी दो पत्तियां निकलती हैं, उन पत्तियों के हथेलियों को हिलाता है हवा में, फिर ऊपर बढ़ता है, फिर दो चार और हथेलियां निकलती हैं, उन सब से वो हवा में जो है हिलाते हुए, और फिर उन उंगलियों से जो है उन पर उंगलियां निकलती हैं उन पत्तियों पर, और वो किसी सहारे को खोज लेता है और उसको खोज करके उस पर लिपटता हुआ बड़ा हो जाता है। और फिर एक दिन बहुत खुश होता है और उसमें फूल खिल जाते हैं, उसमें फूल खिल जाते हैं, उसमें कीट पतंगे आते हैं, उसमें परागण होता है, उसका ब्याह रचाया जाता है, उसके बाद जो है उसमें बीज बन जाते हैं, और फिर एक दिन उसका जीवन पूरा हो जाता है और उसमें से बीज गिर जाते हैं या वो तोड़ लिए जाते हैं, और उसके बाद उन बीजों को जब अगली बार बोते हैं तो फिर से वही एक नई प्रक्रिया शुरू होती है फिर से। ये चीज बच्चा जब खुद देखेगा, अगर वो नहीं देख रहा, केवल मोबाइल देख रहा है, मुझे आज के बच्चे की चिंता ये होती है कि आज तो वो टेलीविजन है, वो मोबाइल है, वो तमाम तरह के गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, उनकी दुनिया देख रहा है। ड्राइंग रूम में बैठ के सोफे पर कुर्सी पर बैठ करके डिस्कवरी चैनल देख लेना या विज्ञान का कोई भी अन्य चैनल देख लेना, वो आसान है, लेकिन वो जितनी तेजी से पर्दे पर निकलता चला जाता है, वो रजिस्टर तो होता नहीं, दिमाग पर इतना ज्यादा तो छाप छोड़ेगा नहीं। और साथ ही उस बारिश में तो बच्चे भीग नहीं सकते, उन फूलों को खिले हुए देख सकते हैं लेकिन उनकी खुशबू उन्हें नहीं मिलती है, वो तितलियों के पीछे भाग के तितली पकड़ नहीं सकते हैं। तो केवल एक ऐसा चश्मा है जिससे हम वो एक आभासी दुनिया देख रहे हैं, एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जिसको ना हम छू सकते हैं, ना न जिसको हम जिसकी हम गंध सूंघ सकते हैं, न उसमें भीग सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कहाँ है? वो तो सब बाहर प्रकृति में है। तो जरूरी यह है कि हम प्रकृति की किताब को पढ़ें। प्रकृति की किताब को पढ़ने के लिए सबसे बड़ा खतरा इस समय क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, जो आधुनिक हमारी जीवन शैली हो गई है, जो घर में अगर अभिभावक माता पिता भी किताब ही नहीं ला रहे हैं, बच्चों को अगर किताब नहीं दे रहे हैं, पत्रिका नहीं दे रहे हैं, समाचार पत्र नहीं आ रहा है, तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? वो तो हर समय वही मोबाइल देखेंगे, वो तो वही टेलीविजन देखेंगे, और प्रकृति का तो पता ही नहीं है। उन्हें नहीं मालूम ये बीज कैसे उग रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ एक मटर का पौधा कैसे उगा, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये पेड़ जो है इसमें तो प्राण है। उनको अगर पौधा या कोई पेड़ पौधा उनको केवल लकड़ी लगेगा, अगर वो केवल आभासी दुनिया में देख रहे हैं या वो केवल जो है अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों में खोए हुए हैं, तो उनके लिए पेड़ एक लकड़ी, तो उसमें कहीं से भी प्राण का तो आभास ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब बच्चा उनको उगते हुए, बढ़ते हुए, खिलते हुए, उन पर आती हुई तमाम चिड़ियों को चहचहाते हुए, उन पर खिले हुए फूलों पर जो है मधुमक्खियां, भौरे और कई तरह के कीट पतंगों को आते हुए देखेगा, और जब देखेगा कि पानी कम है तो कैसे वो मुरझा रहा है, कैसे जब बारिश होती है तो कितना चहक कर खुश हो जाता है वो, कितना उसकी पत्तियां जो है एकदम से चमकने लगती हैं, ये देख के उसे खुद पता लगेगा कि ये तो, अरे इसमें तो प्राण है, ये तो जीवित है। तब वो लकड़ी नहीं समझेगा पेड़ पौधों, तब उसे पता होगा कि ये भी हमारी तरह जीवित है, केवल चल नहीं सकता। जैसा कि बिटिया ने बताया कि उसे बहुत अच्छी कविता लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी कविता लगती है दिव्य जी की, वो पेड़ भी अगर चलते होते, और जैसा कि आदरणीय सारस्वत जी ने बताया था कि लोहे के पेड़ भी हरे होंगे, उस समय की जो है दिनकर जी की कल्पना देखिए, और आगे दिव्य जी की कल्पना देखिए कि पेड़ भी अगर चलते होते, और कितना आनंद आता। हम भी कल्पना करते थे जब हम बच्चे थे कि कितना मजा आता अगर पेड़ पौधे भी चलते। मैं आज और ज्यादा शिद्दत से, गहराई से उसको अनुभव करता हूँ कि पेड़ अगर चलते होते तो शायद अपने को बचा भी लेते। जब कुल्हाड़ी लेके आरा लेकर के लोग काटने आ रहे होते तो पेड़ भाग तो सकते, अपनी जान तो बचा सकते, वो तो बेचारे मौन हैं, वो तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों की दुनिया से बच्चों को हम प्रकृति की किताब की ओर ले जाएं, मेरा लक्ष्य ये है। मेरा लेखन भी इसी पर केंद्रित है,
और हमें इस बात को महसूस करना चाहिए कि चाहे वो कक्षाओं में है, क्योंकि शिक्षा से तो सीधे जुड़े हुए सरस्वती हैं और वो खुद इतना बड़ा अभियान चला चुके हैं, जैसा कि अभी बातचीत हुई, उन्होंने शायद सरस्वती माँ सरस्वती से जो वरदान मांगा, उन्होंने, लोग तो कुर्सी मांग लेते हैं, उन्होंने लगता है कि कुर्सी के बजाय माँ मुझे तो जमीन और विद्यार्थी बच्चे और स्कूलों में घूमने की जो है, मुझे तो वो वरदान दे दो। और उनको वो वरदान मिल गया, तो कुर्सी पे कम बैठते हैं और बाहर स्कूलों में और विद्यार्थियों के बीच अधिक जाते हैं। कपकोट तक का जो दुर्गम इलाका वो बता रहे हैं जैसे, और कितने सैकड़ों स्कूलों में किस तरह से हरियाली इनकी साग सब्जियों की फुलवारियों की खिल गई। ये सब केवल एक सोच है। उस सोच के माध्यम से कैसे देखिए कितना परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन हो सकता है अगर हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ें। दूसरा यह है कि हम घर में उनके लिए पुस्तकें जरूर लाएं। हमारे पास अपने घर में अगर पुस्तकालय नहीं है, हमारे पास घर में किताबें नहीं हैं, पत्रिकाएं नहीं हैं, तो हम बच्चे से कैसे कहेंगे कि तुम कुछ पढ़ो। उसके पास जब होंगे तभी तो पढ़ेगा। बाल प्रहरी की इतनी बात हो रही है, इन बच्चों ने बताया कि वो क्या क्या उसमें पढ़ते हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं हों। इसके अलावा उनको इन गैजेट्स का भी समय वो खुद ही तय कर लेंगे। उनको उपदेश देकर नहीं दूर किया जा सकता है, लेकिन अगर उनको ये पता लगेगा कि मैं प्रकृति में जाके इन चीजों को देख सकता हूँ, सकती हूँ, तो अपने आप वो समय निकालेंगे और वो प्रकृति में जाना शुरू करेंगे। इसलिए जो है मेरा तो कहना यह है कि आज के बाल साहित्य को आज के बच्चे की दुनिया के अनुरूप लिखा जाना चाहिए, और साथ में सबसे बड़ी शिक्षा एक ये दी जानी है बच्चों के लिए कि बच्चे मनुष्य को केवल मनुष्य समझें। उनमें कोई जाति वर्ग भेद वगैरह वो नहीं आना चाहिए। उन बच्चों के भीतर ये भावना हो कि हम सब एक हैं, हम सब लोग मनुष्य हैं। और ये भावना तब आएगी जब उन बच्चों के भीतर हम एक वैज्ञानिक सोच देंगे कि देखो विज्ञान की दृष्टि में तो हम सब केवल जो है एक प्राणी हैं। हम तो एक होमो सेपियंस नाम का एक प्राणी हैं। हम सिर्फ इस चीज को समझें तो बच्चे इस सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो वो ये जाति वर्ग भेद वगैरह इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे और वो सबको अपना समझेंगे। इसलिए जो है ये बहुत जरूरी है कि उन बच्चों को जो है एक वैज्ञानिक सोच और हर बच्चे को ये बताना बहुत जरूरी है। ये इस तरह का उनको ये समझाना बहुत जरूरी है इस तरह से कि कोई भी चीज अपने आप नहीं होती, चमत्कार से कुछ नहीं होता है। हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। जब वो हर चीज के पीछे के कारण को खोजने की कोशिश करेंगे, ये जो सत्यान्वेषण है, जो सत्य की तलाश है, यही विज्ञान है, बाकी थोड़ी कोई विज्ञान है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इन बातों को अगर हम सीधे सीधे बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं क्या बता रहे, कोई फॉर्मूले वगैरह बता रहे कुछ। तो इसके लिए एक प्रोफेसर शिवादास हुए हैं, बहुत उन्होंने बच्चों के लिए 70-80 किताबें लिखी भी हैं। यूरेका पत्रिका के वो जो है संपादक रहे और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रिटायर। उनका एक व्याख्यान सुन रहा था मैं, वो कह रहे थे अगर विज्ञान जटिल है तो उसको साहित्य में बदल दीजिए। कितनी बड़ी बात है। उनका कहना यह था कि वो विज्ञान को आप कथा के रूप में बताओ ना, आप कथा कहानी के रूप में बताओ, कविता के रूप में बताओ, गीत के रूप में बताओ, आप ललित निबंध के रूप में बताओ, साक्षात्कार बताओ, आप उसके संस्मरण लिखो, आप बहुत खूबसूरत विज्ञान के नाटक लिखो, तो विज्ञान अपने आप बच्चों में जो है वो लोकप्रिय होगा और विज्ञान की बातें वो इन विभिन्न विधाओं के माध्यम से वो बच्चे समझ लेंगे। उन बच्चों को हम कितनी तरह से बता सकते हैं, जीवनी और आत्मकथा की तरह से भी लिखे जा सकते हैं, उसमें भी बता सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेरे लिए बाल साहित्य आज के बच्चे की दुनिया के बारे में उनको परिचित कराना, उनकी जिज्ञासाओं के उत्तर खोजना, वो मेरा बाल साहित्य है। मैं इसी के साथ धन्यवाद देता हूं कि मुझे अवसर दिया गया बात करने का। मेरे ख्याल से समय हो गया होगा और अब मैं अन्य वक्ताओं को सुनना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद।
जी सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, आपने अपने विचार हमसे साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने विज्ञान के बारे में हमें इतनी सारी चीजें बताई, हमें विज्ञान से इतना जागरूक किया, और आपने सच कहा कि बच्चे आजकल सिर्फ फोन में लगे रहते हैं, आसपास की दुनिया से जागरूक ही नहीं है। हमारे स्कूल में भी अक्सर ऐसा होता है कि हमारे स्कूल में बच्चों को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लगाए जाते हैं, दूर दूर जगहों में घुमाने ले जाते हैं, पर्यावरण के लिए जागरूक करते हैं। लेकिन जब तक हम खुद से इस चीज को नहीं समझेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि हमें फोन से दूर रहना और पर्यावरण से मिलजुल कर रहना कितना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर नागेश पांडे जी, यानी कि संजय जी, जो कि शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हमारे सामने उपस्थित है, उन्हें आमंत्रित करता हूं ताकि आप अपनी विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें। आप हमारे कई सारे प्रोग्रामों में जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें अपने मार्ग पर अग्रसर रहने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। सर, स्वागत है आपका मंच पर। धन्यवाद बेटे। सबसे पहले आदरणीय उदय किरोड़ा जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के लिए, आयोजन के लिए, जो आज उन्होंने हम सबके समक्ष आहूत किया है। बाल पहरी निसंदेह एक पत्रिका नहीं, मैं उसको एक आंदोलन मानता हूं। और उदय किरोड़ा जी भी एक संपादक नहीं, वो बाल साहित्य के पहरी हैं, जिन्होंने बच्चों और बाल साहित्यकारों के बीच एक सेतु का निर्माण किया है। मुझसे अगर प्रश्न किया जाए कि बाल साहित्य को लोकप्रिय बनाने में, बच्चों तक पहुंचाने में, बाल पत्रिका को एक मसाल के रूप में स्थापित करने में सर्वाधिक काम वर्तमान में किसका है, तो मेरा उत्तर अखंड होगा उत्तराखंड के उदय किरोड़ा जी। मैं आरंभ से ही उनका सहचर रहा हूं, उनका साथी रहा हूं। उनके आयोजन मैंने देखे हैं, उनका समर्पण मैंने देखा है, उनकी तन्मयता मैंने देखी है। मैं अभी आदरणीय देवेंद्र जी के विचार सुन रहा था। निसंदेह मैं उनकी चिंता से पूरा सहभाग रखता हूं। आज ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि हम बाल साहित्य लिख रहे हैं, खूब लिखा जा रहा है बाल साहित्य, लेकिन बाल साहित्य बच्चों तक कैसे पहुंचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। पत्र पत्रिकाएं बंद हो रही हैं, अखबारों में बाल साहित्य नहीं है। जिन पत्रिकाओं को अनिवार्य रूप से बच्चों को मिलना चाहिए, वे उन्हें नहीं मिल रही हैं। मानसिक भोजन की तो बात होती है, हर बच्चे को भोजन मिले, सरकारी स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हर बच्चे को पत्रिका मिले, ऐसा कोई प्रयास देखने को नहीं मिलता है। इस ओर काम करने की जरूरत है। मैं एक आह्वान करता हूं और हर अभिभावक से आह्वान करता हूं कि ये आह्वान व्यापक रूप से प्रचारित होना चाहिए, मांग की जानी चाहिए कि हर बालक को एक पत्रिका प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो। और ये काम विद्यालयों के माध्यम से हो सकता है। अगर दोपहर में उनको भोजन दिया जा सकता है, तो एक कालांश, एक बेला ऐसी भी होनी चाहिए इसमें बाल साहित्य अनिवार्य रूप से उनको दिया जाए। पहले बाल सभाएं होती थी, प्रार्थना काल में भी कहानी पाठ या कविता पाठ जैसे आयोजन हो सकते हैं। यह कार्य उदय किरोड़ा जी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक ऐसी संस्था, विशेषकर अखिल भारतीय बाल साहित्य अकादमी, जिसकी मांग एक लंबे समय से की जा रही है और वो कार्य अभी तक हो नहीं पाया, ये बहुत पीड़ा की बात है, बहुत दुख की बात है। कोई मंच ऐसा नहीं है। मैं तो उदय किरोड़ा जी की सराहना इसलिए भी करता हूं कि उन्होंने बाल पहरी के माध्यम से एक मंच बाल साहित्यकारों को उपलब्ध कराया है, बच्चों को उपलब्ध कराया है। बच्चों में कितनी प्रतिभाएं हैं, मैं देखता हूं उत्तराखंड के बच्चे, भारत देश के विभिन्न प्रांतों के बच्चे जिन्हें उदय किरोड़ा जी ने जोड़ा है, उनकी प्रतिभा को देखता हूं, उनकी क्षमताओं को देखता हूं, तो ये लगता है कि ये क्षमता ऐसा नहीं कि अन्य बच्चों में नहीं है, कि उन तक ये प्रयास पहुंचेंगे तभी ऐसे आयोजन फलीभूत होंगे। बाल पहरी, जैसा कि मैंने कहा, एक पत्रिका नहीं, वो एक आंदोलन है, एक महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसके माध्यम से बाल साहित्य की विभिन्न विधाओं के प्रति बालकों की रुचि जगाई जाती है। छोटी सी पत्रिका, मैं तो उसे गागर में सागर कहता हूँ। गागर में सागर इसलिए भी कि अनेकानेक विधाओं के प्रति वो सजग हैं। और विशेषकर जब बच्चों की लेखनी को देखता हूँ तो ये लगता है कि ये भी संभावनाएं शेष हैं। बाल साहित्य के क्षेत्र में जो कार्य आदरणीय किरोड़ा जी कर रहे हैं, उसकी सराहना होनी चाहिए। उनके हाथ मजबूत करने की जरूरत है। मैं ये भी आह्वान करता हूँ, बाल साहित्य से मैं आलोचना के स्तर पर भी जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 3 पुस्तकें बच्चों के लिए बाल साहित्य की आलोचना पर लिखी।
बड़ों के लिए हैं वो, और वास्तव में बाल साहित्य बच्चों के लिए होता भी नहीं है केवल, वो मूल रूप से बड़ों के लिए ही होता है। हर उस व्यक्ति के लिए होता है जो बच्चों से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो माता पिता हों, अभिभावक हों, दूरदर्शन के कर्मचारी हों, आकाशवाणी के कर्मचारी हों, पाठ्यक्रम समितियों के लोग हों। अगर उनको वास्तव में बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छा साहित्य देना है, तो उन्हें बाल साहित्य से जुड़ना होगा। इसके लिए भी बाल पहरी की बड़ी भूमिका है। बाल साहित्य अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप, अपनी पहचान निरूपित कर रहा है। आदरणीय दिव्य रमेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिव्येंद्र मेवाड़ी जी का बड़ा योगदान है कि उन्होंने बच्चों के बीच जाकर बाल साहित्य को लोकप्रिय बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। प्रभा पंत जी बाल साहित्य के अनुसंधानों के माध्यम से बाल साहित्य को स्थापित करने में लगी हैं। निश्चित रूप से एक बयार बह रही है, और ये बयार बड़ी ही मधुरिम है, बड़ी ही सुखद है। आशाओं का एक सुखद संकेत जो प्राप्त हो रहा है, उसके लिए भी मैं सभी की सराहना करता हूँ, और आदरणीय किरोड़ा जी की सराहना करता हूँ कि उन्होंने ये मंच, ये अवसर उपलब्ध कराया और अपनी बात रखने के लिए मुझे निमंत्रित किया। मैं उनका कृतज्ञ हूँ। मैं अभी यात्रा में था, इसलिए विलंब से जुड़ पाया, लेकिन यात्रा में भी मैं इस आयोजन से जुड़ा हुआ था, निरंतर इसको देख रहा था। मैं पुनः पुनः बधाई देता हूँ, पूरे मन से बधाई देता हूँ, आत्मा से बधाई देता हूँ। उदय किरोड़ा जी और अधिक शक्तिमान होकर बाल साहित्य का ये ध्वज फहराते रहें और बाल साहित्य के पथ को आलोकित करते रहें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। आपने अपने विचारों से हमारे मन को शुद्ध कर दिया और अपने विचारों को आपके विचारों को हमें जानने का मौका दिया। अब मैं बाल पहरी की त्रैमासिक पत्रिका में छपी हुई मेरी स्वरचित संकलित एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि बाल पहरी के ऊपर ही निर्धारित है। बाल पहरी का मंच निराला, यहाँ के बच्चे भोले भाले हैं। बाल पहरी का मंच निराला, यहाँ के बच्चे भोले भाले हैं। दिखने के हैं बड़े ही सुंदर, मन के बड़े निराले हैं, मन के बड़े निराले हैं। सही मार्गदर्शन मिलने पर बच्चे बन जाते बेहतर, सही मार्गदर्शन मिलने पर बच्चे बन जाते बेहतर। मुझे भी भा गई है बाल पहरी, मैं भी जुड़ा खुश होकर। बाल पहरी का मंच खूब बड़ा, होती बच्चों में होर। बाल पहरी का मंच खूब बड़ा, होती बच्चों में होर। मनोविचार खुले आसमान में उड़ते, सारे बंधन तोड़। आगे बढ़ते हुए अब मैं कहानी सत्र से जुड़ी बाल पहरी की एक अनमोल रत्न और बच्चों की प्रिय डॉक्टर प्रभा पंत जी को उनके पर आमंत्रित करना चाहूंगा, ताकि वे अपने विचारों से हमें ओतप्रोत करें। धन्यवाद चैतन्य। मेरी आवाज आ रही है? जी मैं आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद बेटा। हंसते मुस्काते खिलखिलाते नन्हे मुन्ने ये प्यारे बच्चे, हंसते मुस्काते खिलखिलाते नन्हे मुन्ने ये प्यारे बच्चे। ग्रीष्म ऋतु में झुलसे फूलों से फटकार सुन मुरझाते बच्चे। अपनी छोटी सी दुनिया में नाना स्वप्न सजाते बच्चे। बिन पंखों के दूर गगन में पंछी बन उड़ जाते बच्चे। इतने प्यारे होते हैं ये बच्चे, और इन्हें पंख दे रहे हैं हमारे उदय किरोला जी। आपका बहुत बहुत आभार उदय जी कि आप बच्चों के लिए इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। और मैं स्वयं को वास्तव में बहुत सौभाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं बाल प्रहरी का एक हिस्सा हूँ, और मैं लगातार आपको सुनती हूँ, प्यारे बच्चों को देखती हूँ। कितनी शक्ति उन्हें मिल गई है, उनका आत्मविश्वास और बच्चों के लिए प्रेरक बन गया है। जो चीजें बच्चों को बड़े होकर सीखने का अवसर मिलता था, वो छोटे छोटे बच्चे करने लगे हैं। उनका संचालन देखकर क्या कोई सोच सकता है कि प्रोफेशनल नहीं है? ये कहाँ से आया? जो इतने समय से आज ये 500वां आपका ऑनलाइन कार्यक्रम है, ये आभासीय दुनिया को आपने एकदम जीवंत बनाकर रख दिया है। तो इसके लिए तो मैं इन बच्चों के माता पिता का भी आभार अभिव्यक्त करना चाहती हूँ कि उदय जी ने जो कार्यक्रम शुरू किया और उन अभिभावकों ने, माता पिता ने अपने बच्चों को इससे जुड़ने का अवसर दिया।
क्योंकि देखा गया है कि जो माता पिता हैं वो पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बच्चों को कुछ और करने के अवसर ही नहीं देना चाहते, न जाने क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, जो होना नहीं चाहिए। कुछ कुछ चेतना आने लगी है माता पिता में। लेकिन उदय जी ने ये कार्यक्रम तैयार करके, इसके सोच को विकसित करके अनेक बच्चों का, माता पिता का मार्गदर्शन किया और वो रास्ता दिखा रहा है उनको। सुनाई नहीं दे रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। नहीं, कोई कह रहा है आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, कह रहा है ना। क्या करूं मैं बेटा? नहीं मैम, आपकी आवाज साफ आ रही है। चलिए, धन्यवाद बेटा जी। ये कहीं से किसी ने अपना माइक ऑन करा है, शायद वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना जी। तो मैं आपसे कह रही थी कि जो हमारा ये कार्यक्रम है, अभिभावक अपने बच्चों को आने दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये आने देना चाहिए। बच्चों में जब तक पुस्तकें पढ़ने की आदत नहीं होगी, अगर वो सिर्फ पाठ्यक्रम को ही पढ़ते रहेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे उतना जितना उन्हें बढ़ना चाहिए। कारण है उसका, क्योंकि वो सिर्फ रटेंगे, अच्छे अंक लेकर आएंगे, वो बड़ी बड़ी डिग्री तो लेंगे, लेकिन उनका सोच विकसित कैसे होगा? जब तक आप उन्हें रचनात्मकता से जुड़ने का अवसर प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हर बच्चा अपने आप में एक विशेष प्रतिभा लेकर आता है। अभी मेवाड़ी जी ने जिक्र किया कि हम मटर का बीज बोते हैं, हाँ, तो मटर के बीज में मटर का ही पौधा निकलेगा। विभिन्न प्रकार के यहाँ हमारे यहाँ वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार के जैसे प्रकृति में पौधे हैं, ऐसे ही बहुत बच्चे भी जितने हैं उनमें भी वैविध्य है। हर परिवार की अपनी एक संस्कृति है और वो बच्चा उसमें से वो चीजें लेकर कुछ उसका अपना सोच, अपने परिवेश से, अपने विद्यालय से और अपनी पुस्तकों से भी अभिप्रेरित होकर कुछ नया करता है। तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को वो सब करने दे। जो माता पिता करने दे रहे हैं वो सचमुच में उनके प्रयासों को सराहा जाना चाहिए। मैं उदय जी से कहूंगी कि जिस तरीके से आप प्रतियोगिताएं करा रहे हैं, ये और बड़े स्तर तक जानी चाहिए। इस पर भी आप जरूर चिंतन कीजिएगा। आपने ऑनलाइन ये कार्यक्रम किया है आज स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से, तो मुझे विश्वास है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको देखा जाएगा और लोग यहाँ से इससे और भी ज्यादा अभिप्रेरित होंगे। जितने ज्यादा बच्चे इन कार्यक्रमों से जुड़ेंगे, बाल पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, बाल पुस्तकों को पढ़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, कुछ पल के लिए माता पिता जब उनके बीच बैठेंगे, कुछ बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ना नहीं आता, अगर माता पिता कुछ पल उनके साथ व्यतीत करें तो निश्चित रूप से माता पिता के प्रति बच्चों का एक अलग ही भाव विकसित होगा और बच्चों में ये अध्ययन की एक जो संस्कृति है वो भी विकसित होगी। तो ये कार्य हमें मिलजुल कर करना है, कोई एक व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता और हम सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना अंशदान दे रहे हैं। जितने भी लोग बाल साहित्य से जुड़े हैं या जो भी माता पिता अपने बच्चे को अभिप्रेरित कर रहे हैं, और उदय जी जैसे लोग जो बाल पत्रिका भी निकाल रहे हैं और ऑनलाइन कार्यक्रम भी जो कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो आज बच्चों के बारे में सोचने लगे हैं। हम बच्चों पर दोषारोपण तो करते हैं कि वो मोबाइल में लगे रहते हैं, हम माता पिता से क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि बच्चा अनुकरण करता है। वो जैसा अपने माता पिता को, बड़ों को करता देखता है, उसको लगता है ये करना चाहिए और ये बहुत बड़ी बात है, उसको यूं लगता है और वो करने लगता है। अगर माता पिता चाहते हैं उसके बच्चे ऐसा कार्य ना करें, वो बहुत ज्यादा मोबाइल गैजेट्स वगैरह का प्रयोग ना करें, वो पुस्तकें पढ़ें, तो पहले उन्हें पढ़ना होगा, उन्हें मोबाइल को कुछ समय के लिए प्रयोग करना होगा। अगर वो हर समय मोबाइल हाथ में पकड़कर रखेंगे, अपनी धड़कन की तरह उसे पकड़कर रखेंगे, तो बच्चा तो यही सीखेगा ना, तो कैसे नहीं वो करेगा। तो आज हमें इस विषय पर भी बात करनी चाहिए और हमें विचार करना चाहिए। जो भी अभिभावक, जो भी साहित्यकार या जो भी बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं तो उनसे कहूंगी बेटा, माता पिता आपकी बात जरूर सुनेंगे, आप उन्हें टोकिए अब कि ये मोबाइल आप हर समय क्यों देखते हैं पापा या माँ। प्यार से कहिए, फटकारिए नहीं, ना बच्चों को, ना माता पिता अभद्रता करें अपने बच्चों के साथ और ना बच्चे माता पिता के साथ अभद्रता करें। लेकिन एक दूसरे से हमें ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा जब बच्चे से कहा कि उठ तो उठ गया और बैठ तो बैठ गया। अभी मेवाड़ी जी ने कहा ना
कि बच्चा जो है सवाल करता है, जिज्ञासाओं से भरा हुआ होता है बच्चा, तो उसकी जिज्ञासाओं को शांत करे। ये सब हमें प्रयास करने चाहिए और हम एक दूसरे के सहयोगी बने रहें। उदय जी, हम हमेशा आपको सहयोग करें और आप यही आगे बढ़ते रहें और नए नए बच्चों से हमें मिलवाएं। आपका हृदय से बहुत बहुत मैं आभार अभिव्यक्त करना चाहती हूँ और बच्चों को बताना चाहती हूँ, बेटा देखो ये पुस्तक है बच्चे मन के सच्चे, ये आपके लिए है। हाँ, तो जब भी आपको समय मिले तो जरूर आप इसको देखिएगा और जहां मिले उसे पढ़िएगा। ऐसी बहुत सी अगणित पुस्तकें हैं। माँ सुनाओ एक कहानी, एक पुस्तक ये भी है आपके लिए। हाँ, तो ऐसे बहुत सी पुस्तकें हैं। देविक जी ने तो असंख्य पुस्तकें लिखी हैं, भी बता रहे थे वो, और ऐसे ही मेरे पास भी है, दिखाने लगूंगी तो समय इसमें चला जाएगा। बस मैं कहना चाहती हूँ बहुत प्यारी सी पुस्तकें हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप उन पुस्तकों को पढ़िए और आप यूं ही लिखते रहिए। छपे या ना छपे वो बड़ी बात नहीं है, पर लिखते रहिएगा। मेरा आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीष। आप जो बच्चे संचालन कर रहे हैं, आप जो बच्चे बढ़ रहे हैं, उन सबको मेरा साधुवाद भी और मेरा आशीष भी। शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैम धन्यवाद। इतनी मधुर वाणी, आप कितनी मधुर भाषी है मैम। आपकी बातें सुनकर, आपकी बातों ने मेरा मन मोह लिया और मुझे जरूर लगता है कि आप अपने जुनून से, इसी जुनून से अपनी बात को हर जगह रखती होंगी। आपके इस जुनून ने मेरे मन में कुछ विचार लाए, जिन विचारों को मैंने माला के मोती की तरह एक कविता के रूप में पिरोया है और मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत जरूर करूंगा। मेरा आसमां मेरी जमीन, जुनून है मुझमें कहीं ना कहीं, दम नहीं हारूंगा कभी भी कहीं, इस बात में मुझे यह पक्का यकीन। दुनिया है ये एक खेल सी कहीं, घृणा ही है बस प्रेम नहीं, दम नहीं हारूंगा कभी भी कहीं, इस बात में मुझे यह पक्का यकीन, इस बात में मुझे पक्का यकीन। धन्यवाद मैम। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। धन्यवाद मैम। हर एक मंडल को एक अध्यक्ष की बहुत जरूरत होती है। अध्यक्ष उस मंडल को सही राह पर चलना सिखाता है और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की सीख देता है। तो आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर दिव्यक रमेश जी हैं, जो हमारी भारत की राजधानी दिलवाली दिल्ली से उपस्थित है, मैं आपको अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है सर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य बिष्ट। अब मैं, आपने इतना शानदार संचालन किया है और कर रहे हैं कि मैं तो कहता हूँ, हम सबकी मुहावरे में कहूँ तो बोलती बंद है कि अब लग रहा है कि आपसे मुकाबला कैसे करेंगे यार। इतना अच्छा बोलते हो, इतनी भाषा पे इतनी पकड़ है, इतने अच्छे विचार हैं आपके पास। और मैंने तो बहुत संचालन देखे हैं, लेकिन आपका ये अद्भुत संचालन देख करके सच पूछो तो मेरे पास शब्द ही नहीं है यार, अब क्या किया जाए। लेकिन तुम मेरे बस बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें सुनता रहूं और सीखता रहूं तुमसे। बहुत ही ये आनंद का विषय है कि आज बाल प्रहरी का 500वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और बाल प्रहरी और बाल साहित्य विषय पर केंद्रित विचार यहाँ प्रकट किए गए। आयोजक हम सब जानते हैं, बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड है। मैं कहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध कार्यक्रम है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने भी सुना है या बाद में भी जो देखेंगे वो इस बात से सहमत होंगे कि बहुत ही, हर वक्ता ने बहुत ही अद्भुत ढंग से अपनी बात रखी है। लेकिन ये मैं फिर कहना चाहूँगा, इस बात को मेरे साथी वक्ताओं ने किसी न किसी रूप में कहा है कि आज के कार्यक्रम की उपलब्धि बच्चों की भागीदारी है, बच्चों का गजब का आत्मविश्वास, बच्चों की शैली, भाषा पर पकड़, ये निश्चित रूप से एक ऐसी उपलब्धि है। मैं एक अध्यापक रहा हूं और कहा जाता है, या आप प्रभा जी भी अध्यापक हैं, हमारा शिष्य जब शिखर पर दिखता है तो उसे तो अच्छा लगता ही होगा, लेकिन गर्व से तो शिष्य जो है को देख करके अध्यापक फूल जाता है।
माता पिता फूलते हैं या अध्यापक फूलता है। तो बाल प्रहरी और उदय करोला जी तो निश्चित रूप से गर्व से फूले होंगे, जिन्होंने, चाहे वो सृष्टि आर्या हो, मंत्रिता शर्मा हो या फिर चैतन्य बिष्टी हो, उनका जो आज प्रस्तुतिकरण यहाँ देखा है और दिखाया है, ये अद्भुत है। मतलब मैं बहुत गदगद हूँ, इसे मैं इस प्रोग्राम की उपलब्धि मानता हूँ। अध्यक्ष हूँ इसलिए बड़े ध्यान से सुना है, एक जगह बैठ करके बहुत समृद्ध हुआ हूँ मैं सबके विचारों से। प्रारंभ में हम सब जानते हैं कि उदय करोला जी ने बहुत ही विस्तार से बाल प्रहरी से जुड़ी गतिविधियाँ, उसका जो इतिहास है उसको बताया है। मैं साक्षी हूँ शुरू से, और बाल प्रहरी जिस रूप में निकलती थी और आज जिस रूप में निकलती है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से। और जिस तरह से उदय करोला जी जो है वो संपादक की भूमिका में रचनाएं एकत्रित करते हैं, मंगवाते हैं, ये इससे हम सब परिचित हैं। सही कहा गया कि ये एक आंदोलन है बाल प्रहरी के माध्यम से। और आप ये देखिए कि जहाँ तक मेरी बात है, मैं बाल प्रहरी पत्रिका से पहले जुड़ा हूँ, लेकिन एक आयोजन विशेष में भी मैं जुड़ा जहाँ पर शायद कोसानी में हुआ था, वहाँ देवेंद्र मेवाड़ी जी भी थे। एक बहुत बड़ी, यहाँ भी जिस बात का संकेत कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर भी मैं जिस बात से अभिभूत हुआ था वो था सीधे सीधे बच्चों की भागीदारी। ये मेरा बड़ा एक विशिष्ट अनुभव था वहाँ कि बच्चे आपकी रचनाओं का आकलन कर रहे हैं। वैसे तो आज भी एक बच्चे ने मेरी अपनी कविता सुना करके और उसके बारे में जो प्रतिक्रिया दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों की प्रतिक्रिया, यानी सीधे जो पाठक हैं उनकी प्रतिक्रिया मिल जाना, ये भी एक किसी उपलब्धि से कम नहीं होता। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे विशेष रूप से जो सुन रहे थे उन पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उनका आकलन कर रहे थे, उनका विवेचन विश्लेषण कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। ये सूझबूझ उदय करोला जी कहाँ से आई मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है, देखिए बच्चे क्या बड़े हो, साहित्य जो है वो प्रश्न और जिज्ञासा को बुनियादी तौर पर लेकर के चलता है, और उसके समाधान के लिए जरूरी नहीं बहुत यथार्थपरक होकर के ही काम लेता हो साहित्य, कल्पना से भी काम लेता है। कल्पना के बगैर कोई साहित्य नहीं होता। और कल्पना, ये अलग बात है कि आज के बच्चे की तैयारी को देखते हुए ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे के सिर से ना उतर जाए, उसे ये ना लगे कि ये क्या कह रहा है, उसे उसकी विश्वसनीयता के दायरे में दिखनी चाहिए। तो ये मुझे कहने दीजिए कि ठीक है कि बहुत सारा चलताऊ ढंग का, बहुत सारा ढर्रेदार भी लिखा जा रहा है, लेकिन आज हिंदी में बहुत उत्कृष्ट बाल साहित्य भी उपलब्ध हो चुका है और वो लिखा जा रहा है। बड़ा विविध धर्मी तो है ही, हमारे पास तरह तरह के जो रूप है बाल साहित्य को, उसको लिखने वाले दिग्गज बैठे हुए हैं। जैसे विज्ञान संबंधी लेखन में देवेंद्र मेवाड़ी आज शीर्षस्थ है। बाल साहित्य से जुड़े हुए कितने ही मुद्दों को सामने लाने वाले नागेश यहाँ मौजूद हैं।
बाल साहित्य पर अनुसंधान करवाने वाली प्रभा जी यहाँ है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे आज बाल साहित्य की स्थिति वो दयनीय नहीं है हिंदी की भी, बस हमें जानकारी होनी चाहिए। आज बड़ों की पत्रिकाओं में भी, एक पत्रिका नोएडा से निकली अनुस्वार, मुझे खुशी है कि वो मूलतः बड़ों की पत्रिका होता है, लेकिन एक कॉलम बाल साहित्य के लिए भी रख दिया गया है। 2 ही अंक आए हैं, दोनों में बाल साहित्य छपा है। वो अलग बात है, वहां तक अभी सबकी पहुंच ना हुई हो। और भी कुछ पत्रिकाएं हैं, उन पत्रिकाओं की अपनी सीमाएं भी हैं, अपनी उपलब्धियां भी हैं। तो बहरहाल बाल प्रहरी जिस रूप में खास तौर से बच्चों को प्रेरित करने के लिए काम कर रहा है, अपनी तरह तरह गतिविधियों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से, जिसके में से मैंने बताया बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ का मैं साक्षी रहा हूँ, उसके आधार पर निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। हमारे आकाश सारस्वत जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई और उन्होंने माना कि बच्चों को बहुत प्रेरित किया है बाल प्रहरी के कार्यक्रमों ने, गुणवत्ता की दृष्टि से बच्चों को बहुत समृद्ध किया है। ऑफलाइन ऑनलाइन तमाम तरह की तकनीकी माध्यमों से वो सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी भी दी और ये बहुत अच्छी बात की कि अब मुझे तो उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे समर्पित शिक्षक उनके साथ जुड़े हुए हैं जो 365 दिन काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बच्चों के बारे में बता चुका हूँ, जिस तरह से सृष्टि आर्य और हमारे कुमारी मंत्रिता शर्मा ने बातें रखी। यहाँ मुझे मंत्रिता शर्मा की शरीर ने बड़ा मोहित किया। उसका बीच बीच में है ना कहना बड़ा अच्छा लगा मुझे। थोड़ा संचालन भी उन्होंने किया और मैं मंत्रिता से पूछना चाहता हूँ। उसने कहा कि बड़े ज्ञान के मोती उसको मिले हैं, तो भाई कितने ज्ञान के मोती अब तक तुम्हारे पास जुट चुके हैं, कभी कभी हमारी तरफ भी उनको फेंक दिया करो तो अच्छा लगेगा। उदय किरोला जी को आपने महसूस किया होगा, आपने भी, जैसे वो संबोधित कर रहे थे बच्चे, बिल्कुल मित्रवत। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, हम लोग कहते हैं कि उपदेश से काम नहीं लेना चाहिए, हम लोग कहते हैं कि, और मैं भी इसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ कि बच्चों के साथ अपनी समझ को साझा किया जाता है, समझ को लादा नहीं जाता, उपदेश दिया जाता। और मैं दक्षिण कोरिया के सोपा बांगजुंग ह्वान को कोई भूलता नहीं हूँ, जिन्होंने कहा था बच्चा साथी है, बच्चा मित्र है, दोस्त है, उसकी तरह से ही हमें काम लेना चाहिए। तो आज बच्चों ने जिस तरह संबोधित किया, उससे ही पता चल रहा है कि बच्चों में वो बात है कि हाँ, ये सब बड़े हमारे मित्र हैं। मित्र ही राजदार बना करते हैं। बहुत ही बेहद अच्छे ढंग से अपनी बात को रखा देवेंद्र मेवाड़ी जी ने, और ये बहुत अच्छी बात लगी कि बच्चों की दुनिया से जो जुड़े सवाल हैं, जिज्ञासाएं हैं, उन पर वो केंद्रित रहते हैं और बच्चों के मन में जिज्ञासाओं के जुगनू जगा दूं, ये उनका एक मूल लक्ष्य रहता है। किस्सा गोई की बात की, अच्छी बात की कि विज्ञान अगर कठिन लगता है तो साहित्य की शरण में जाइए, साहित्य के रूपों, कथा, कविता आदि के माध्यम से उसे बताइए। बस यहाँ मैं एक बात अक्सर कहता हूँ और वो कह रहा हूँ कि, और ये बात मैं क्या, निरंकार देव सेवक जी ने भी कही थी और पश्चिम के कुछ विद्वानों ने भी कही है
कि देखिए सृजन प्रक्रिया की दृष्टि से बाल साहित्य और बड़ों के साहित्य में अंतर नहीं होता, नहीं होना चाहिए। जब हम कुछ देने की कोशिश करते हैं, जब हम बच्चों के लिए लिखते हैं, तो बहुत बार हम खुद हस्तक्षेप करना लगते हैं, वो सहजता खत्म हो जाती है जो साहित्य में होनी चाहिए। फिर वो विषय हो जाता है। साहित्य विषय नहीं होना चाहिए। साहित्य अनुभव की कलात्मक अभिव्यक्ति होना चाहिए। साहित्य अगर विषय हो जाएगा तो आपकी भाषा शैली भले ही भिन्न हो, लेकिन तथ्य की दृष्टि से वो हर व्यक्ति उसी चीज को रिपीट कर रहा होगा, उसी को दोहरा रहा होगा हर जगह। तो केवल पाठक आपकी भाषा शैली से तो मुग्ध हो जाएंगे, लेकिन उनको और कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम साहित्य की जो मूल जरूरत है उसको जरूर ध्यान में रखें और ये मान के चलें कि साहित्य विषय नहीं होता। अगर विषय बनाकर लिखना है तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, उसका एक अपना दायरा है। उसको सृजनात्मक साहित्य में मत धकेलिए। आप कहिए कि मैंने ये साहित्य इस उद्देश्य से लिखा है, और निश्चित रूप से उसका अपना एक महत्व होता है। ये बात बहुत अच्छे ढंग से कही गई कि आज इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो चुनौती बने हुए हैं, और प्रभा पंत ने बहुत सही ढंग से उस बात को भी पकड़ा कि बच्चा जो कर रहा है उसको बच्चे पर ही मत डालिए, बल्कि उसके लिए जो जिम्मेदार है वहां पर लिया जाए, बात को ले जाएं। और ये जो नागेश ने बात कही, मैं उसी में जोड़ता हूं कि बाल साहित्य जो है वो सबके लिए होता है, किसी भी आयु वर्ग के आदमी के लिए होते हैं। और बाल साहित्य जैसे, अगर मैं पुरानी शब्दावली में कहूँ, बच्चों को सुसंस्कृत करता है, तो आज का उत्कृष्ट बाल साहित्य बड़ों को भी सुसंस्कृत कर सकता है। लेकिन मुश्किल क्या है, ना वे बड़े पढ़ते हैं ना बच्चे। लिखा जा रहा है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा है। इस बात को हमारे विद्वानों ने यहाँ उठाया है। वो कैसे पहुंचे, ये चुनौती है। अब उस चुनौती का क्या समाधान निकलेंगे, ये बात की बात है। लेकिन हम नहीं भूल सकते कि मनोविज्ञान का साहित्य से बहुत बड़ा जुड़ाव है, चाहे बड़ों का साहित्य हो या बच्चों का साहित्य हो। मनोविज्ञान की सहज समझ हर अच्छे बाल साहित्यकार को होती है। वो जरूरी नहीं कि मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़ें, वो उनके साथ रह करके, जैसे देवेंद्र मेवाड़ी ने बताया कि बच्चों के बीच जाते हैं। और ये मेरे ख्याल में हर अच्छा जो साहित्य का रचनाकार है वो बच्चों के बीच में अधिक से अधिक रहना चाहता है। सौभाग्य से मुझे भी बहुत बार बच्चों के साथ रहने का मौका मिल जाता है। मैं जाता हूँ, बात करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। हर साहित्यकार सीखता है, वहीं से सब कुछ मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई। मैंने संकेत में बताया कि संजय ने जो है बाल साहित्य की पहुंच को सबसे बड़ी चुनौती माना है, और सही कहा कि बड़ों को भी उससे जुड़ना होगा। कैसे जुड़े, ये फिर एक चुनौती है। डॉक्टर प्रभा पंत की बात मैंने कही, तो डॉक्टर प्रभा पंत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी, और वो बात है बच्चे और आज के बच्चों और आज के बड़ों के बीच का आचरण। उन्होंने भद्रता के साथ पेश आना कहा है, दोनों तरफ से। लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात कि बच्चों को भी सहज तरीके से, सम्मान के साथ, गलत करते हुए अपने माता पिता को टोकना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि आज के बाल साहित्य में इस तरह की रचनाएं आनी शुरू हो गई हैं, जहां अब बच्चा जो है उसने कमान अपने हाथ में ले ली है।
बच्चा बड़ों को संबोधित कर रहा है। कहना नहीं चाहिए, मेरी एक किताब है छोटी छोटी बातों पर का कविता है, जिसे बच्चा कह रहा है कि माँ, आप लोग, यानी माता पिता को घर में देखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते हो या छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार से और रचनाकारों के यहाँ भी अब इस तरह की रचनाएं आने लगी हैं जहाँ बच्चा जो है, और जब इस तरह की रचनाएं स्वयं बच्चा पढ़ता है, इसको मैं कहता हूँ बच्चे को आवाज देना, इसको मैं कहता हूँ बच्चे का सशक्तिकरण करना, इसको मैं कहता हूँ बाल विमर्श। जैसे स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श, 150 से ज्यादा विमर्श है हिंदी साहित्य में। उसी प्रकार से बाल विमर्श की बहुत आवश्यकता है। आज बाल विमर्श, आज बच्चे को ताकत देनी है, बच्चे को आवाज देनी है, बच्चों को घुटना नहीं है, बच्चों को केवल सुनना नहीं है, बच्चे को कहना भी है। और मुझे खुशी है कि आज का उत्कृष्ट बाल साहित्य बच्चे को कहना सिखा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने आज बच्चों को देखा जो बाल प्रहरी ने उनको सिखाया है कि कैसे बोलते हैं, कैसे संबोधित करते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं बिना झिझके। ये बिना झिझके शब्द भी प्रभा पंत का, ये बहुत जरूरी हो गया है। ये हमारे आचरण में होगा तो हमारी रचनाओं में भी झलकेगा। हम ही उसको नहीं मानेंगे तो हमारी रचनाओं में भी नहीं आएगा। फिर हम वही ढलेदार लिखते रहेंगे, ये करो वो करो, इधर जाओ उधर जाओ, ये मत करो वो मत करो, और बच्चा कहेगा अब बहुत होगा उपदेश, अब आप भी कविता मत लिखो। मेहरबानी करके बच्चों के लिए नहीं, बच्चों का लिखिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिया जी, हमारे संचालक महोदय चैतन्य, आइए। उदय करोला जी या चैतन्य जी आइए ना। नेट परेशान कर रहा है सर उनको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। अब धन्यवाद कौन देगा भाई? अभी समाप्त हो गया हो तो धन्यवाद का मेरा नंबर है आदरणीय दिविक जी। हाँ तो ना, हम तो उत्सुक है धन्यवाद लेने के लिए। मैं श्याम प्रसाद पांडे बोल रहा हूँ। और जी श्याम प्रसाद जी, आपको शुरू में दर्शन हुए थे आपके? मैं शुरू से आखिर तक बना हुआ हूँ और आप लोगों को बड़े गौर से सुन रहा हूँ। क्या बात। और सीख भी ले रहा हूँ आपसे। अब आप थोड़ी मेहरबानी करके धन्यवाद जब दें तो कमियां मत बताइएगा। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं दिविक जी की कमियां बताऊं या अलग इनबॉक्स में अलग से बता दीजिए, हम सुनने को तैयार है। आदरणीय आज के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिविक रमेश जी, मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र मेवाड़ी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी, डॉक्टर प्रभा पंत जी, और आज हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे मंत्रिता शर्मा, सृष्टि आर्या, और आज का कुशल संचालन कर रहे चैतन्य बिष्ट। ये बच्चे हमेशा से जुड़ते रहे हैं और ये बच्चों की ही कार्यशाला है। लेकिन चूंकि बाल प्रहरी ने 500 पड़ाव पार कर लिए हैं और वो हजारवें पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, मैं आदरणीय किरोला जी को तो बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं। आप सभी इससे शुरू से जुड़े रहे हैं, आप सबको भी मैं बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर मैं जुड़ चुका हूँ, आगे बढ़ाऊं? मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के बाद आप बोलिएगा। ठीक है सर, ठीक है। तो बहुत सुंदर संचालन, दुर्गा माँ के भजन के साथ सस्वर पाठ किया।
चैतन्य बिष्ट जी ने और बाल प्रहरी पर अपनी सुरक्षित कविता भी सुनाई। तो अचूक संचालन और ऐसा संचालन जिसकी छाप मानस पटल पर लंबे समय तक छाई रहेगी। आज के इस कार्यक्रम को पर अपनी बात रखते हुए हमारी नन्ही मुन्नी सृष्टि आर्या ने बताया कि वो बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। 11 जुलाई 22 को जुड़ी और उसमें उन्होंने लगातार प्रतिभाग करना शुरू कर दिया। और उनकी मैं आज अभिव्यक्ति देख रहा था, बड़ी धारा प्रवाह व्यक्ति है। एक कक्षा 7 की बच्ची इतना सुंदर बोल रही है, बिना तैयारी के बोल रही है। मैं उस बच्ची को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स, बोलने की कला सब में नहीं होती, मगर यह कला शिष्य आर्या में है। और मंत्रिता शर्मा को देखिए, कक्षा 4 की है, उसने तो कमाल कर दिया। उसने सुरक्षित कविता भी सुनाई, अपने खट्टे मीठे अनुभव भी सुनाए और ये भी बताया कि हर कार्यशाला उसे कुछ नई सीख दे जाती है, उसमें उसे ज्ञान के मोती मिलते हैं। और मैं चूंकि इन कार्यशालाओं से शुरू से आखिर तक जुड़ा रहा हूं, तो मैं उसकी बातों को, मंत्रिता शर्मा की बातों से बहुत सहमत हूं। इन तीनों बच्चों के लिए जो संचालन कर रहे हैं, सृष्टि आर्या और मंत्रिता शर्मा को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कुशल संचालन के लिए और अपने वक्तव्य के लिए। आज हमारे विशिष्ट अतिथि, आज हमारे मुख्य अतिथि, अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत आदरणीय आकाश सारस्वत जी ने किया। वो एक उप शिक्षा निदेशक तो है ही उत्तराखंड के, एक शिक्षाविद भी है। इन कार्यक्रमों में प्रतिदिन जुड़ते और उनका मानना है कि ये कार्यशालाएं, इनका उद्भव कैसे हुआ। इनका उद्भव हुआ कोरोना काल में, जब बच्चे घरों में बंद थे, कोई मनोरंजन का या किसी चीज का साधन नहीं था, तब किरोला जी ने कार्यशालाएं शुरू की और धीरे धीरे आज करीब 2500 बच्चे उन कार्यशालाओं से जुड़ चुके हैं। और मैं भी तभी से जुड़ा, मैं साक्षी हूं इस बात। तो आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी हैं, जो विज्ञान कथाएं लिखते हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें बताते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। देवीदा मंच जो उनका बाल प्रहरी में आता है, उसको मैं अक्सर पढ़ता हूँ। उसमें एक सवाल एक बच्चे ने पूछा कि आकाश नीला क्यों दिखता है। आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी ने उसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया। इसी तरह से बहुत सारे सवाल। और देवेंद्र मेवाड़ी जी का ये कहना है कि बच्चों के मन में जिज्ञासाओं के जुगनू जगाना है, उनको इतनी जिज्ञासाएं भर देना है कि वो जुगनू की तरह उड़ती रहें, जलती रहें, बुझती रहें। मेवाड़ी जी, ये जानकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 1 लाख बच्चों को विज्ञान की कथाएं सुना चुके हैं। अपने आप में एक करिश्मा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी जी को, जो वरिष्ठ रचनाकार है, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने विज्ञान की कथाएं किस्सा गोई के अंदाज में सुनाई, जो दादी नानी की कहानियों में किस्सा गोई चली आती थी। उसी किस्सा गोई को पकड़ा और बच्चों को उन्होंने विज्ञान की कथाएं सुनाई। और मैंने बाल वाटिका में उनका एक बड़ा सुंदर लेख पढ़ा था, मीठे रसीले आम पर, जिस पर उन्होंने इतना खोज की थी। दशहरी आम, चौसा आम, लंगड़ा आम और तरह तरह के आमों के बारे में उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा था। और उनका मानना है कि प्रकृति को किताब की तरह बच्चों के पास ले जाएं,
बच्चों को पुस्तकों से जोड़ें और पाठ्य पुस्तकों से इतर पुस्तकें भी बच्चे पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें। और ये काम अभिभावकों का है, स्कूल के अध्यापकों का है। आदरणीय मेवाड़ी जी ने आज अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी पहले भी जुड़े हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। अपनी व्यस्तता के बावजूद भी वो जुड़े और जुड़ करके एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने रेखांकित की। ये बाल प्रहरी की कार्यशालाएं एक आंदोलन का रूप ले चुकी। किरोला जी जा करके स्कूल जाकर कार्यशालाएं करते हैं और शाम को 7 से 9 तक बाल प्रहरी मंच पर आभासी कार्यशालाएं होती हैं, लोग प्रतिभाग करते हैं। और हर बालक को एक पत्रिका प्राप्त होनी चाहिए, आपका मत है, और इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता। बाल साहित्य सिर्फ बच्चों के लिए नहीं लिखा जाता है, उसे बड़े भी पढ़ते हैं और बड़ों की प्रेरणा से, अभिभावकों की प्रेरणा से ही बच्चे बाल साहित्य से जुड़ेंगे और आगे वो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर पाएंगे। आदरणीय नागेश जी के प्रति, नागेश पांडे संजय जी के प्रति, जो बहुत वरिष्ठ रचनाकार हैं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच आए, बने रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। और साथियों, आज की हमारी अन्य विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर प्रभा पंत मैडम। उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई, हंसते खिलखिलाते बच्चों, और उनका मानना है कि अगर बच्चों को पंख मिल जाए तो आसमान में उड़ जाएंगे, इतना हौसला होता है बच्चों में। उन्होंने माना कि बच्चों का संचालन चकित कर देने वाला है, और ये चकित कर देने वाला इसलिए है कि ये बच्चे आज से पहली बार संचालन नहीं कर रहे हैं, कम से कम 5 बार, 6 बार या 10 बार संचालन कर चुके हैं, और इन कार्यशालाओं से लगभग 200-300 बार तक जुड़ चुके हैं। ये 5वीं कार्यशाला है। इससे बच्चे अक्सर जुड़ते रहते हैं, जो एक बार जुड़ जाता है उसको छोड़ नहीं पाता। उनका मानना है कि बाल प्रहरी जो मंच है, इससे बच्चों में रचनात्मक कौशल का विकास हो रहा है। और लेकिन बच्चों को संस्कार परिवार देता है, और हमें बच्चों को अध्ययन की संस्कृति की ओर ले जाना है, उनमें अध्ययन की संस्कृति का विकास करना है। हमारे जीवन में बच्चा देखे अनुकरण करता है। अगर माँ बाप मोबाइल में ही चिपके रहेंगे तो बच्चा क्यों नहीं मोबाइल मांगे, वो भी मांगेगा मोबाइल। तो यहां तक उन्होंने कहा, और जो बात सभी ने स्वीकार की कि बच्चे माँ बाप को टोकें, आप इतना मोबाइल क्यों देखते हैं, आप हमें रोकते हैं पर आप क्यों देखते हैं। तो शायद काफी कुछ इसमें बदलाव आ सकता है। और आज विज्ञान का युग है, और तर्क का युग है, लॉजिक का युग है, और बच्चा निश्चित रूप से अपने माँ बाप को टोक सकता है। मैं आदरणीय डॉक्टर प्रभा पंत के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच आई और हमें संबोधित करके हमारा मनोबल बढ़ाया। आदरणीय बहुत बहुत हार्दिक आभार। आज के हमारे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिव्य रमेश जी हैं, और दिव्य जी पहले भी इन कार्यक्रमों में आ चुके हैं, और उन्होंने ये जानकर बड़ी उनको खुशी हुई, आनंद हुआ कि ये 500वां कार्यक्रम है, 500वां कार्यक्रम है। उन्होंने माना कि ये कार्यक्रम बड़े महत्वपूर्ण है, और उसमें सबसे ज्यादा महत्व की बात है बच्चों की भागीदारी, क्योंकि खुद वे एक शिक्षक रहे हैं और प्रोफेसर के पद से, प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। बच्चों के आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि कर रही हैं ये कार्यशालाएं, और उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं गदगद हूं
और वो बाल प्रहरी के शुरुआती दिनों से आज तक उसके साक्षी हैं। और इस बात को उन्होंने बताया और उनका आलेख भी मैंने पढ़ा था बाल वाटिका में कि आज हमारे सामने उत्कृष्ट बाल साहित्य उपलब्ध हो रहा। हमारी स्थिति दयनीय नहीं है। और उनका मानना है कि अनुभव की कलात्मक अभिव्यक्ति ही साहित्य। मैं आदरणीय दिव्य रमेश जी के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया और हमारे बीच अभी भी बने हुए हैं, हमारे मनोबल को बढ़ाया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय दिव्य जी। और साथियों, जहां बच्चों का कार्यक्रम हो, और ये 500वां कार्यक्रम हमारा नहीं है, बड़ों का नहीं है, ये बच्चों का ही कार्यक्रम, तो अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक ही बच्चों को स्मार्टफोन मुहैया कराते हैं या लैपटॉप देते हैं, टैबलेट देते हैं और बच्चे पूरी तैयारी करके उस पर आकर प्रस्तुत देते हैं। तो अभिभावकों का सहयोग हमें सदा से मिलता रहा है। ये मैं शुरू से आज तक देख रहा हूँ। अभिभावकों के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति, क्योंकि आज हम 500वीं सीढ़ी चढ़ चुके हैं। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से आज बच्चे भी जुड़े हुए और फेसबुक के माध्यम से अनेक बच्चे जुड़े हुए हैं जो इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं और अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। सुंदर सुंदर टिप्पणियां आ रही। इनसे अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए और वे सब सुंदर सुंदर टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि इन कार्यक्रमों से जुड़ने वाले लोगों का नंबर बहुत अधिक है, प्रतिदिन जुड़ने वाले लोग। और मैं तो ये बताऊं कि मैं 7 दिन में 5 दिन का कार्यक्रम होता है, 2 दिन जब नहीं होता तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती है। ये मेरी व्यक्तिगत अनुभूति। इतना जुड़ाव है मेरा इन कार्यक्रमों से, क्योंकि ये कार्यक्रम क्रिएटिविटी से, रचनाशीलता से, रचना कर्म से जुड़े हुए हैं। सृजन, यहाँ पर सृजन आपको दिखाई देगा। बच्चे कैसे सृजन कर रहे हैं, कैसे कविताएं लिख रहे हैं, कैसे आत्मकथा लिख रहे हैं। और अंत में अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से भाग रही हैं, इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार स्तंभ, प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब उनके कार्यक्रमों की मैं सूची बनाने बैठा तो करीब 3 दर्जन के करीब कार्यक्रम उन्होंने अब तक किए हैं। 3 दर्जन विधाएं हैं उसमें। कार्यक्रम तो 500 हो गए, विधाएं 3 दर्जन से अधिक हैं। उनमें है कविता लेखन, कहानी लेखन, आत्मकथा लेखन, त्वरित भाषण, अभिव्यक्ति कार्यशाला, वाद विवाद कार्यशाला, और अभी जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि अभिभावकों का सम्मेलन किया और अभिभावकों के अनुभव लिए, कि उनका फीडबैक लिया। इसी कार्यक्रम को चलाने के लिए उससे जुड़े लोगों का फीडबैक लेना बहुत जरूरी। और एक कार्यशाला 2 दिन पहले जिसमें उन्होंने बच्चों का फीडबैक लिया, बच्चों के क्या अनुभव इन कार्यशालाओं से। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। निरंतर किरोला जी चीजों को एक तरह से परिवर्तित करते जा रहे हैं, उनको नया रूप देते जा रहे हैं, नई चमक देते जा रहे हैं, नया स्वरूप देते जा रहे हैं। और इन कहानियों, इन कार्यशालाओं में बड़े बड़े कहानीकार आते हैं, कंपटीशन आते हैं और बच्चे उस पर अपनी समीक्षा देते हैं और उनकी समीक्षात्मक टिप्पणियां देख करके वो दंग रह जाते हैं कि बच्चों को ऐसी समीक्षा करने का अवसर कहाँ से मिला, कैसे सीखा उन्होंने। तो अधिक समय न लेते हुए एक बार मैं आप सभी महानुभावों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय किरोला जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हुए जो इन कार्यक्रमों से जुड़े हों, चाहे बच्चे हों, अभिभावक हों, आज की अतिथि, विशेष अतिथि, सबको हार्दिक बधाई देते हुए, सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंच का कुशल संचालन कर रहे श्री चैतन्य विश्व को मंच सौंपता हूं। श्री चैतन्य विश्व जी, कृपया आप आगे की कार्रवाई करें। जी सर, धन्यवाद। आज आपने सच में अपनी वाणी से यह साबित कर दिया कि आप बाल प्रहरी के एक सच्चे संरक्षक हैं
आप हर कार्यक्रम में जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देते हैं, हमें हमेशा आगे बढ़ने की सीख देते हैं और किसी भी कार्यक्रम में कुछ भी गलत हो तो हमें उसी समय बताते हैं कि कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। सर और इससे पहले थोड़ी नेट की दुविधा की वजह से मैं जुड़ नहीं पाया था, तो दिव्यक रमेश जी जो यहाँ अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे, सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 10 दोस्त बनने का प्रस्ताव दिया। मेरा बहुत सौभाग्य है कि इतनी महान विभूति ने मुझे इतना बड़ा प्रस्ताव दिया। लेकिन मेरा मानना यह है कि विज्ञान से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा हर एक इंसान पहले से ही दोस्त है। ज्ञान ने हर एक इंसान को जोड़ के रखा है, चाहे वह या साहित्यिक ज्ञान हो या फिर विज्ञान से जुड़ी हुई कोई चीज हो, हर एक चीज ने एक दूसरे को आपस में जोड़ रखा है। और अगर आपको किसी को धन्यवाद करना है कि हम इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, हम इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, तो सर वो उदय किरौला सर है। सर ने ही इतने सारे कार्यक्रम किए हैं जिनकी वजह से हम इन सारे कामों में इतना मंच चुके हैं कि हम अब अच्छे से आराम से कोई भी कार्य कर लेते हैं। उदय किरौला सर को ही मेरा एक बहुत बड़ा धन्यवाद है। और ज्ञान को अर्जित मेरी कुछ पंक्तियां हैं। ज्ञान को अर्जित मेरा नमन है, सरस्वती माँ को मेरा प्रणाम। ज्ञान को अर्जित मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है, सरस्वती माँ को मेरा प्रणाम। अपने बाल प्रहरी के इस कार्यक्रम में मुझे हमेशा से है अभिमान, मुझे हमेशा से है अभिमान। और कार्यक्रम को अंत तक लाते हुए अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ इस सम्मेलन को अंत करते हुए उदय किरौला सर को मंच सौंपना चाहूंगा। इंसान को बोलने में, कैसे बोलना है यह सीखने में 2 साल लगते हैं, लेकिन कैसे सही बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। और उदय किरौला सर का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि हम बचपन से ही यह सीखते हैं कि हमें क्या बोलना है। हम मम्मी पापा आराम से ये सब शब्द ये सब सीख लेते हैं, लेकिन कैसे बोलना है और क्या बोलना है ये सिखाने के लिए मेरे हिसाब से तो इसके पीछे उदय किरौला सर का ही हाथ है। सर की वजह से ही मैंने इतना सब कुछ सीखा है। आज जो ये कविताएं मैं लिख पा रहा हूँ, आज जो कहानियां लिख पा रहा हूँ, आज आपके सामने जो ये संचालन कर पा रहा हूँ, ये सब मौके मुझे उदय किरौला सर ने दिए हैं। आज से कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले जब 200 कार्यक्रम पूरे हुए थे, उस समय भी सर ने मुझे कार्यक्रम में रखा था। उस समय मुझे खुशी थी, लेकिन आज जब 500 कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं तो मुझे और भी ज्यादा खुशी है। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि उदय किरौला सर के इसी हौसले और हम सभी बच्चों के प्रतिभा से बहुत जल्दी ये बाल प्रहरी के 1000 कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे और हम उस दिन जश्न मनाएंगे कि बाल प्रहरी ने एक और कीर्तिमान स्थापित कर दिया। धन्यवाद सर। उदय किरौला सर, अब मंच आपके हाथ में। धन्यवाद चैतन्य जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आपको बधाई। एक बार मैं आदरणीय आज की मुख्य अतिथि आदरणीय देवेंद्र मेवाड़ी दाजू, अध्यक्षता कर रहे दिव्यक रमेश साहब और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए डॉक्टर नागेश पांडे जी, आदरणीय प्रभापन जी, और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। चैतन्य बिष्ट के साथ आज 2 बच्चे और हमने रखे थे। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि पिछले बार चैतन्य बिष्ट जी भी इसी प्रकार, हमारा ये मकसद था कि किन्हीं कारण से अगर चैतन्य जी का नेट गड़बड़ हो जाता तो ये बच्चे कहीं न कहीं मदद करेंगे, इनको रखने के पीछे ये भी उद्देश्य था। और अगले बार ये दोनों बच्चे जो आज मदद करने में थे उनका नाम संचालन में होगा। पिछले बार चैतन्य जी भी असिस्टेंट के बतौर जोड़े गए थे, तो ये इस फेसबुक वाले कार्यक्रम में तो आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मन ये था कि 1 घंटे में 1-1.5 घंटे में इस कार्यक्रम को, लेकिन 2 घंटे पूरे हो गए। आप सबने इस कार्यक्रम को समय दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, विलंब कुछ नेट की वजह से, कुछ हम लोगों की वजह से समय ज्यादा खींच गया, तो मैं एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, नमस्कार। शुभ रात्रि, नमस्कार।